नमस्कार साथियों। बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के एक बहुत दिग्गज गीतकार और कहें तो संगीतकार और एक बहुत बड़े शायर हुए थे साहिर लुधियानवी। उन्होंने एक लाइन लिखी थी, एक शेर लिखा था, वो मैं इसी के साथ शुरुआत करता हूँ। उन्होंने कहा था कि हज़ारों बर्क गिरे लाखों आंधियाँ उठे, हज़ारों बर्क गिरे लाखों आंधियाँ उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। और बस इन्हीं दो लाइनों को साबित करते हैं एक ऐसी व्यक्तित्व और एक ऐसा पर्सनैलिटी जो आज हमारे मेहमान हैं। मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट में बताता हूँ उनके बारे में। एक ऐसा लड़का जो किसी गांव देहात से संबंध रखता था और उन्होंने अपने बचपन में कभी ऐसा सपने नहीं संजोए कि वो कभी एक बहुत अच्छे मंच पर होंगे, परंतु जैसे जैसे उनकी यात्राएं आगे बढ़ती गई, असफलताओं ने उन पर खूब सारी मार मारी, परंतु उन्होंने कभी हार नहीं मानी और फिर वो आगे बढ़ते गए। और फिर आगे चलकर उन्होंने एक वक्त या कॉलेज में जब दाखिला लिया तो उन्होंने एक साइंस के विज्ञान के विद्यार्थी के तौर पर लिया, परंतु उनका बहुत ज़्यादा दिन तक उस विज्ञान के विद्यार्थी के तौर पर मन लगा नहीं। और फिर उन्होंने एक ऐसा सब्जेक्ट चुना जो अक्सर एक आईएएस अधिकारी में कह सकते हैं, या एक अच्छे राजनेता में कह सकते हैं, या फिर किसी भी ऐसे इंसान में कह सकते हैं जिसमें शासन करने की एक बहुत अच्छी समझ होती है, और वो सब्जेक्ट था लोक प्रशासन। और इस लोक प्रशासन सब्जेक्ट के साथ ही जब उन्होंने पहली बार उसको पढ़ा और जिया तो फिर वो जीते चले गए। और इस सब्जेक्ट से न जाने कितने ऐसे हज़ारों लाखों विद्यार्थी हैं जो डर के दूर भागते हैं, और ये बिल्कुल वो व्यक्तित्व है जो इस डर को दूर करने के लिए आज हमारे साथ इस इंटरव्यू में मौजूद है। और मैं स्वागत करता हूं हमारे आज के नए मेहमान, सफलता के सूत्र प्रोग्राम जो सृष्टि क्लासेस की तरफ से है, कमलेश जी। कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे सृष्टि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के इस एक एपिसोड जो हमारा सीरीज चलता है सफलता के सूत्र। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद विति जी, आपकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई जो आप इस तरीके के प्रेरणास्पद कार्यक्रम आयोजित कर रहे हो, और सभी देखने वाले दर्शकों को भी मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। तो अब हम शुरू करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि मेरी जुबान से जब मैं किसी प्रोफेसर से जब मैं बात कर रहा होता हूँ, मैं आपको बताता हूँ इनके इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा और मैं ऐड करना चाहूँगा। ये अभी किसी एक गवर्नमेंट नौहर के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर है, और ये वहाँ पर लोक प्रशासन सब्जेक्ट डील कर रहे हैं। और मैं जब किसी प्रोफेसर से अक्सर बात करता हूँ तो मेरे जुबान से एक बात निकलती है, डॉक्टर साहब। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आप पीएचडी कर ही रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसी टॉपिक पे थोड़ी सी चर्चा बतिया ही लेते हैं कि वो जो पीएचडी आपकी चल रही है, तो हम कब से आपको डॉक्टर कहना शुरू कर सकते हैं? पूरा प्रयास रहेगा मेरा कि 2024 के अंदर पीएचडी मेरी कंप्लीट हो जाए। थोड़ा टॉपिक वाइड है इसलिए टाइम लग रहा है, और कॉलेज का कार्य भी काफ़ी ज़्यादा होने के कारण मुझे समय कम मिल पाता है, लेकिन अब मैं लगातार 4-6 महीने काम करके उसको बाइंड अप कर दूँ। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा बताना चाहोगे कि ये किस टॉपिक पर आपका जो है थीसिस चल रहा है, ये पीएचडी चल रहा है? मेरा टॉपिक है गुड गवर्नेंस एंड स्कूल एजुकेशन इन राजस्थान। ठीक है, गुड गवर्नेंस और हाँ, ये पर्टिकुलर नौहर पंचायत समिति इलाके को लेकर ही मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो आपने अपने पीएचडी में कुछ अभी तक मुकाम हासिल कर ही लिया है और कुछ हद तक पहुँच ही गए हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हम जब नौहर क्षेत्र से हैं तो यहीं से ही क्यों ना कर लें। आपने जब इस पर रिसर्च वर्क अपना किया तो जो आप गुड गवर्नेंस और एजुकेशन की दोनों को एक साथ आप तालमेल में और एक ही थीसिस में जब शब्दों में पिरोते हैं, तो आपका जो ग्राउंड लेवल का जो एक्सपीरियंस है वो किस तरह का रहा है? अभी तक क्या सुधार करने बाकी है, और क्या क्या अभी आपने जो है आपने देखा होगा कि ये इम्प्रूविंग पार्ट बचे हुए हैं, और क्या बहुत अच्छा है जो आपने कहीं नहीं देखा? सुधार तो एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती रहती है, कभी कोई चीज़ 100% परफेक्ट हो नहीं सकती, बहुत गुंजाइश रहती है सुधार की। शुरुआत में जब मैं पढ़ता था और बाद में जब मैं टीचर के रूप में स्कूल में ही अपॉइंट हुआ, तो मैंने देखा बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। सर्व शिक्षा अभियान जो चला था, उस अभियान ने इस देश के एजुकेशन सिस्टम को बहुत बड़े हद तक प्रभावित किया था। उन ढाणी मजरों में भी स्कूल खुले जहाँ कभी स्कूल के बारे में कल्पना नहीं की जा सकती।
लेकिन क्या केवल स्कूल खुलने से ही सब कुछ हो जाता है? क्या उनमें टीचिंग स्टाफ लगाने से सब कुछ हो जाता है? क्या उनको भौतिक रूप से समृद्ध करने से कुछ हो जाता है? या बच्चों का नामांकन बढ़ने से सब कुछ सही हो जाता है? इन सारी चीज़ों को लेके मैंने देखा तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि शिक्षक, शिक्षार्थी और सिलेबस, इन 3 चीज़ों का जो ट्रायंगल बनता है उस पर जब भरपूर काम नहीं किया जाएगा तो हम वो मनचाहे रिजल्ट कभी नहीं पा सकते। और मैंने गुड गवर्नेंस टॉपिक इसीलिए दिया कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ग्लोबलाइजेशन है, दुनिया भर से हमारी जो संपर्क की यात्रा बढ़ी है, उन सब का उपयोग करके क्यों ना हम भारत को, क्योंकि भारत पहले विश्व गुरु था, तो क्यों ना हम इस आधुनिक काल में भी भारत को विश्व गुरु के पद पर सुशोभित करें। उसके लिए गुड गवर्नेंस क्या कर सकता है, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें देखने की कोशिश की है। कहाँ तक वो सफल रहा है और कौन से एरियाज हैं जिनके अंदर अभी उसको काम करना बाकी है या बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। मैंने देखा एक चीज़ बदली है, पहले इन्वेस्टमेंट पे जोर दिया जाता था, आउटपुट पे नहीं था जी। अब आउटपुट पे जोर दिया जाता है। आउटपुट पर जोर देने से ही भारत है और आगे बढ़ सकता है। अच्छा, मैं एक कमलेश जी बात पूछता हूँ। आपने कहा कि मैंने जब गुड गवर्नेंस के बारे में कुछ आपने देखा तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिन पर अभी काम करना बाकी है, तो कोई आप बहुत शॉर्ट में कुछ 2-4 के बारे में आप डिफाइन कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे जो टीचर्स हैं उनको अनेक प्रकार के काम दे रखे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनको काम करनी है, शासन जैसा कहेगा उसको करना पड़ेगा, लेकिन उससे उनकी पढ़ाने की जो क्लासेस की जो व्यवस्था है वो बाधित होती है। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये देखना चाहिए कि बहुत महत्वपूर्ण कार्य जैसे जनगणना है, चुनाव है, इन 2 कार्यों को छोड़कर और सभी कार्यों को शिक्षक के लिए गैर जरूरी बना दिया जाए, वॉलंटरी बना दिया जाए, ताकि वह क्लासरूम टीचिंग करवा सके। सरकार उसको जो संसाधन के रूप में जहाँ उपयोग ले रही है वहाँ वो बेहतर रिजल्ट दे पाए। नहीं तो क्या गैप आता है, 5 दिन के लिए कहीं चला गया, 10 दिन के लिए कहीं चला गया, ये बच्चों से जुड़ाव नहीं होता। और बच्चे तो 3 या 4 दिन मेमोरी पावर होती है, वो एक बार कनेक्शन कटा फिर 0 से स्टार्ट। तो कभी हम उस पूर्णता को प्राप्त ही नहीं कर सकते। पानी तो 100 डिग्री पे उबालोगे तभी भाप बनेगा। सही बात। 99.99 डिग्री का कोई महत्व नहीं है, तो हर बार उसको 0 से स्टार्ट करना पड़ता है। दूसरा हम ये देखें कि गुड गवर्नेंस में वर्ल्ड बैंक में जो अपनी डेफिनेशन दी थी उसमें उसने 8 एरियाज चिन्हित किए थे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर उसको ऐसे मान लें वेलफेयर स्टेट के रूप में पब्लिक की कितनी पार्टनरशिप होती है। भारत के ज़्यादातर प्रोग्राम फ्लॉप होने के कारण ये रहे हैं कि जनता की भागीदारी इन कार्यक्रमों में नहीं होती। जनता ये सोचती है कि ये तो सरकार के काम है। जब तक जनता को ये नहीं लगेगा कि नहीं सरकार के नहीं है, सरकार के वो काम जो हमारे लिए किए जा रहे हैं, तो अगर हम जनता की भागीदारी सहभागिता सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे तब तक हमें वो वांछित रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और अब देखिए आप, एसएमसी का गठन हुआ, एसडीएमसी का गठन हुआ, तो सैकड़ों हजारों भामाशाह सामने आए, वो मॉनिटरिंग करते हैं विद्यालयों की। उनको लगता है कि ये स्कूल मेरा स्कूल है। कोई भी काम होता है तो उसमें उनसे पूछ के अगर स्कूल का स्टाफ काम करता है तो उन्हें लगता है कि मेरी बात को तवज्जो दी गई है। बड़ा बदलाव है। तो वो समाज का वो व्यक्ति जिसके शायद आड़ोस पड़ोस के 4 बच्चे भी कहीं पढ़ रहे हैं उस स्कूल में, तो उसे भी ये फील होता है कि ये मेरे अंडर में, और साथ में उसको एक सम्मान भी मिलता है। और जो सम्मान जो होता है वो व्यक्ति की, मुझे लगता है सबसे प्राथमिक भूखों में से एक भूख है, ऐसा है। तो फिर अब शुरू करते हैं कमलेश जी। सबसे पहले मैं मेरे दर्शकों को बता दूं कि जो आपकी जो शुरुआत हुई है वो बचपन आपका कैसा गुजरा और कैसे आपने फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़े और साइंस का चयन किया, जबकि आपके अंदर तो एक लोक प्रशासन का एक विद्यार्थी बैठा था। और फिर उसके बाद आपको कितना समय लगा, उसको ढूंढने में कितना समय लगा, इस बारे में थोड़ी सी आप बताइए। शुरुआत तो हम ये मान सकते हैं कि मेरे पिताजी आयुर्वेद चिकित्सक थे, तो उनकी पोस्टिंग दूर दराज के गाँव में रहती थी। उस समय पांडुसर गांव है, नॉर्थ तहसील का अंतिम गांव, वहाँ उनकी पोस्टिंग थी। हमारे इस नौहर का सबसे अंतिम गांव पांडुसर है। हाँ ठीक है, वहाँ पे उनकी थी, वहाँ उनकी पोस्टिंग थी। तो वहाँ इतना पढ़ाई का कोई ज़्यादा माहौल नहीं था। और मेरा ननिहाल नौहर में था। ठीक है। तो मेरे नाना जी बेस का थे कलेक्टर के, तो
उस कारण उनका ठीक था, हिसाब किताब पढ़ाई लिखाई का माहौल घर में था। ठीक है। तो हम 3 भाई हैं, तीनों भाई उनके पास रह के ही हमारी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हुई। ठीक है। ज्ञान मंदिर स्कूल था, यहाँ का बड़ा नामी स्कूल था। हम्म। और उसके बाद में मेरे मूल गांव जो भादरा है, ठीक है। आप भादरा प्रॉपर के हैं या आसपास किसी क्षेत्र? भादरा से, ठीक है। हाँ वहीं पर मेरे 2 अंकल रहते हैं, हाँ। वहीं पत्रकार हैं। हाँ। तो मूल गांव में मुझे जाना पड़ा मेरे दादाजी के पास। ठीक है। 3-4 साल में वहाँ पढ़ा। हाँ। उसके बाद में उस जमाने में डॉक्टर बनना एक अलग प्रकार का आनंद देने वाला टॉपिक होता था, और हर माँ बाप चाहते थे कि उनका बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने। हाँ नया नया दौर था, बिल्कुल। 90-92-95 का। हाँ। जाहिर सी बात है, और लोग ये सब्जेक्ट चूज कर रहे थे तो मैंने भी चूज कर लिया। ज़्यादा मुझे भी नहीं पता था। हाँ। तो 12th तक तो आराम से हो गया, लेकिन परसेंटेज पर ज़्यादा नहीं बने, आपके 50%। और 10वीं में अगर मैं 10वीं में भी 50%। ठीक है। जो मार्क्स के बारे में जो ऐसा सोचते हैं कि अगर उनके मार्कशीट में हाई परसेंटेज दिखेंगे फिर वो आगे चल के वो कोई बहुत बड़े पद पर या गरिमा के पद पर पहुंचने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे सामने ऐसे बहुत छोटे छोटे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जहां पर ऐसा होता है कि हम देखते हैं मार्क्स कहीं पर काम नहीं आए। और यही एक आपके सामने अभी एग्जाम्पल है। डॉक्टर साहब ने, इन्होंने, कमलेश जी ने जैसा बताया कि इनके जो परसेंटेज हैं वो 50% के आसपास रहे हैं, और 10वीं में 50% होने के बावजूद आजकल तो सीबीएसई और अगर मैं अजमेर बोर्ड की बात करूं तो बहुत भर भर के परसेंटेज बांटे जा रहे हैं। एक वक्त था तब कमलेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि परसेंटेज के नाम पे जो आदमी 50 या 60 भी ले लेता था तो वो अपने आप में कुछ ठीक था। वो उस समय मजाक में कहते थे कितने बल्ब फ्यूज हुए, अच्छा। क्योंकि अखबार में रिजल्ट आता था। हाँ। तो उसके लिए भी हम एक आदमी हायर करते थे, मिन्नतें की जाती थी कि भैया रिजल्ट देख देना। हाँ। उस अखबार में रिजल्ट देखना। हाँ। और क्लास में मान लो 100 बच्चे हैं, उनमें से 15-20 की सप्लीमेंट्री, 30-40 फेल, बाकी 3rd डिवीजन, और 2nd डिवीजन भी हम ऐसे बताते थे गुड 2nd डिवीजन। गुड 2nd डिवीजन, ऐसे आप मतलब रहता था इसके बारे में। ठीक है। उस समय मेरे 10वीं में थोड़े 50% आने का एक कारण ये रहा था कि मुझे पता नहीं था कि 9th का सिलेबस भी साथ में आएगा। ठीक है। भाषा के 3 पेपर हो गए, तब तक तो व्याकरण और वो चीज आती है, सिमिलर होती है। हाँ। लेकिन जैसे विज्ञान का पेपर आया, हाँ। फिर लगा ये तो मैंने 9th में पढ़ा था। वो पेपर तो हो गया। उसके बाद में ध्यान किया कि नहीं, गड़बड़ हो गई। 60% 9th का आता है, 40% 10th का आता है। हाँ तो चिड़िया चुग गई खेत। सही बात है, सही बात। और फिर आपने आगे चलकर साइंस के विद्यार्थी बने आप। हाँ, साइंस के विद्यार्थी, मेरे साथ वाले सब लोगों ने जिनसे मेरी मित्रता थी वो साइंस स्ट्रीम में गए, तो मैंने भी साइंस स्ट्रीम को चुना। फादर मेरे आयुर्वेद चिकित्सक थे, तो आपका रुझान कहीं न कहीं बायोलॉजी की तरफ हो हाँ गया। बायोलॉजी। तो आप चाहते थे कि वो आयुर्वेद है तो आप कहीं एलोपैथी डॉक्टर बने ताकि आप समाज में आगे बढ़े, नाम रोशन हो। एक सपना होता है, और एक बेटी का सबसे बड़ा सपना यही होता है कि वो जो उनके पिता जो सपने देख रहे हैं उनको साकार किया जाए। तो फिर 12वीं में जब आप पहुँचे तो आपने बायोलॉजी से 50% से आपने यह पूर्ण किया क्लास। उसके बाद फिर आपका डॉक्टर बनने का जो सफ़र है कैसे शुरू हुआ? डॉक्टर बनने के लिए मैं चला गया बीकानेर, कोचिंग करेंगे वहाँ। तो कोचिंग उस समय 1-2 कोचिंग होती थी। तो जब मैंने वहाँ, चलो +2 दोबारा कर लेते हैं, थोड़े परसेंटेज भी सुधर जाएंगे। लेकिन ये नहीं सोचा कि +2 का फॉर्मेट अलग होता है, वो डिस्क्रिप्टिव होता है, पीएमटी होती थी इसमें, उसका ऑब्जेक्टिव होता है। तो मैं उस हिसाब से तैयारी करने लग गया। फिजिक्स जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा बस मैं इसमें अंतिम चरण तक आ चुका हूँ, इससे ज़्यादा मैं तैयारी नहीं कर सकता इसकी। तो अमूमन क्या होते हैं, बच्चे ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इस बारे में आप थोड़ा सा खुल के ही बोलना, बड़ा मुझे इसके बारे में रहता है। हाँ। तो मुझे जब मेरी सीमाओं का पता लग गया जी, तो मैंने कहा न तो मैं स्वयं को धोखा दूंगा, न घर वालों को धोखा दूंगा। लोग क्या कहेंगे 4 दिन के चुप हो जाएंगे। लोगों को इतना खाली टाइम थोड़ी है जो हम मेरे बारे में सोचेंगे। सही बात है, बिल्कुल। मैं मेरी उस लाइन को छोड़ के बीएससी की तरफ चला गया। ठीक है। अपने बीएससी करेंगे, उधर देखते। लोहिया कॉलेज चूरू में मैंने बीएससी में एडमिशन लिया, और पीएमटी का जो सपना था उसको मैंने उसी दिन से भुला।
ठीक है। कि अब अंतिम डॉक्टर पढ़ने लायक मैं नहीं, अगर बन भी जाऊंगा गिरते पड़ते, ये तो एक मामूली सा एंट्रेंस टेस्ट है, सही बात। पढ़ाई तो सारी आगे बढ़ी। आगे बाकी एमबीबीएस में ये अक्सर बच्चों को ऐसे ही रहता है। आजकल के भी जो बच्चे नीट के जो विद्यार्थी हैं, उनको ऐसा लगता है कि बस नीट क्लियर हो जाने के बाद, या उन्होंने आईआईटी जैम को अगर पार कर लिया या कुछ ऐसा उन्होंने कर लिया है, आईआईटी जेई को पार कर लिया, पता नहीं वो कितने जन्नत में चले जाएं। नहीं, वो तो उन्होंने एक मामूली सा एंट्रेंस टेस्ट पास किया है। असल कंपटीशन तो बराबर वाले लोगों में अब शुरू होता है। सही बात है ये। अपने समान लोगों में प्रथम आने के लिए आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी, सारी क्रीम है। बिल्कुल बिल्कुल। उनके बीच में अब लड़ाई शुरू हो। सारे उसेन बोल्ट ही हैं दौड़ने वाले उस खेल के मैदान में। सही बात है। 100 मीटर सब 9 सेकंड में, 8 सेकंड में निपटा ही देते हैं। तो अब मैं कमलेश जी आपसे एक और सवाल मेरा रहता है यहाँ पे, कि आपको चलो 12वीं तक आपने एक सपने के हिसाब से आपने बायोलॉजी और आपने मेडिकल स्ट्रीम को चयन कर ही लिया, पर बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको आगे के लिए भी कन्फ्यूज़न होती है। आपने तो अपना स्ट्रॉन्ग निर्णय ले लिया कि मुझे बीएससी ही करना है, परंतु आपके वहाँ पे ख्याल ये भी तो आया होगा कि क्यों ना मैं आर्ट्स में चला जाऊँ या मैं कुछ और चयन कर लेता हूँ। फाइनली आखिरकार हम पहुँचेंगे कि आप फिर आर्ट्स के स्टूडेंट बने, पर उस वक्त आपने ये फैसला क्यों नहीं लिया? उस समय मैंने ये फैसला इसलिए नहीं लिया कि लगातार 3 साल मैं साइंस पढ़ चुका था। बहुत मैंने तो अपनी तरफ से 100% प्रयास किया ही। अब वो मेरा बुद्धि का जितना एरिया था उसके हिसाब से मैं पिछड़ गया उसमें। लेकिन फिर मैंने सोचा एक नए सब्जेक्ट पर इतनी एनर्जी वापस लगाऊंगा, उसके बजाय तो ये जो 3 सालों की मेहनत है मैं उसको यूज कर। और दूसरी बात, उस समय बीएससी है उसमें एडमिशन होना भी एक बड़ी बात मानी जाती थी। ठीक है। लोहिया कॉलेज चूरू तो बड़ा प्रतिष्ठित कॉलेज था हमारे इलाके में। गंगानगर से लेके चूरू तक बहुत दूर दराज के स्टूडेंट यहाँ सीटें होती थी। हाँ, तो उसमें एडमिशन होना अपने आप में गौरव की बात थी। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ बहुत अच्छे प्रोफेसर मिले। तो फिर सब्जेक्ट बदलने का कभी मन में विचार ही नहीं आया। और ये भी सोचा कि चलो बीएससी हो जाएगी तो आराम से बीएड, क्योंकि फिर जिस जगह से हम आते हैं वहाँ अधिकतम बहुत से पटवारी, ग्राम सेवक, कांस्टेबल या टीचर, ये वो दौर था। क्योंकि ज़्यादा नौकरियों के बारे में हमारे यहाँ ग्रामीण पृष्ठभूमि थी, खेतीबाड़ी को प्राथमिकता देते थे। तो नौकरी के बारे में बस ये 5-7 चीज़ें थी। चलो आराम से बीएससी कर लेंगे, बीएड वेट करके लग जाएंगे टीचर। तो जैसा हमारी टीम ने रिसर्च वर्क किया आपके बारे में, आपके जीवन के बारे में, जैसा इधर उधर से जहाँ से इन्होंने मतलब अपने रिसोर्सेज लगाए, आपका जब आप फर्स्ट ईयर में थे तो आपका पॉलिटिक्स की तरफ भी झुकाव था क्या उन दिनों में? पॉलिटिक्स की तरफ झुकाव इस मायने में था क्योंकि छात्र संघ चुनाव काफ़ी सालों से बंद थे उस समय। ठीक है। और मैं बीएससी में था तो मेरे जो रूम पार्टनर थे वो मेरे से काफ़ी बड़े थे, वो एलएलबी भी थे। मैं फर्स्ट ईयर में था, वो एलएलबी फर्स्ट ईयर में थे। तो कॉलेज के अंदर पूरे पक चुके थे। बिल्कुल। और जब उनको सुबुगाट हुई कि चुनाव होने वाले हैं तो कूद पड़े, तो उन्होंने वो सारा ग्राउंड तैयार करना शुरू कर दिया। ठीक है। और जब एक ही छत के नीचे हम इतने लोग रह रहे हैं, उनके पास आना जाना, और फिर होता भी है गांव का बच्चा अचानक से एक शहर में जाए, वहाँ इतने लोग उनसे मिलने जुलने आए, तो उसको एक अंदर से फीलिंग आती है कि ये काम तो ठीक है, शुरू में तो हर आदमी अपने को जानता है। इतनी समझ मैच्योरिटी नहीं थी, लेकिन वो उनके साथ बैठ के चाय पीना, उनके साथ गप्पे लगाना और अपनी आइडियोलॉजी। हाँ, पॉलिटिकल जो पार्टीज है उनमें जो वर्कर होते हैं उस तरीके की राजनीति नहीं थी। लंबे टाइम बाद में चुनाव के लिए सुबुगाट थी, तो वहाँ छात्रों के मुद्दे ज़्यादा होते थे। और बाद में ये भी हकीकत समझ में आ गई कि ये मुद्दे चुनाव प्रभावित नहीं करते जिन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा जाता है। सही बात। कि एक स्टूडेंट लीडर है, उसके पास इतनी पावर नहीं होती कि वो हर काम को करवा सके। सही बात है। हाँ, वो पहल शुरू करवा सकता है, काम की पूर्णता में अपनी तरफ से सहयोग दिलवा सकता है या प्रेशर ग्रुप के रूप में काम कर सकता है, लेकिन काम करना ना करना तो सरकारों की बात। ठीक है। मुझे जहाँ तक एक और हमारे जो है रिसर्च का जो हिस्सा है उसमें लिखा गया था कि आपको सही मायने में पढ़ाई के जो मायने हैं वो फर्स्ट ईयर में किसी एक जो आपके कॉलेज की लेक्चरर थी, शायद कोई आसपास सिरसा से यहाँ आती थी पढ़ाने के लिए, या कोई एक और ऐसे लेक्चरर थे जिनकी वजह से
आपने मतलब जीवन में एक नया दर्शन मिला और उस तरफ चल निकले जहाँ पे सिर्फ पढ़ाई के सिवाय कुछ नहीं होता है? हमारी मैम थी जो सिरसा से आती थी और रिटायरमेंट के नज़दीक थी, तो उनके पास खूब पीएल पड़ी थी, खूब मेडिकल पड़े थे, आराम से छुट्टी लेके घर पे एंजॉय कर सकते थे वो। लेकिन वो डेली आते थे, वही डायग्राम पूरी मेहनत से वो बोर्ड पे बनाते थे। आज की तरह ये डिजिटल बोर्ड ये कुछ नहीं थे, नहीं थे। उसी बिल्कुल। 60 साल की लेडी है, 58-59-60 साल की एज, इतना लंबा सफर करके फिर वो डायग्राम बनाती थी और ऐसे पढ़ाती थी जैसे उनको अभी और बहुत कुछ करना है, उनकी ये पहली क्लास, पूरी ताकत होती थी। तब दिमाग में आया कि ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल हमारे लिए कर, अपने लिए तो उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया, सही, इसके लिए हमारे लिए तो इनको योगदान है, उसका प्रतिफल इनको मिलना चाहिए, हमें कुछ करके दिखाना चाहिए। और एक भागीरथ जी चौधरी सर थे, भागीरथ जी, वो ठीक है। बहुत स्ट्रिक्ट नेचर के थे। और एक बार तो लैब में हम काम कर रहे थे तो अचानक क्लास में घुसे, तो हम उनका रेस्पेक्ट करने के लिए खड़े हो गए। तो खड़े होते ही पैर लगे में स्टूल की आवाज़ आ गई। जैसे ही वो लोहे का स्टूल बजाओ तो उनकी बड़ी सर्द आवाज़ निकली। तुम्हारे इस तरह उठने से 30 बच्चे आगे के, 30 पीछे के, 60 नीचे के डिस्टर्ब हो। आज भी वो आदत मेरे दिमाग में रहती है, कभी भी खड़ा होता हूँ तो चेयर पे हाथ लगा के, ताकि वो पीछे ना खिस सकते। सही बात। बाकी सर डिपेंड इस पे करता है कि आप किसी से सीखना क्या चाहते जी। ये बातें और स्टूडेंट है, उन्होंने हो सकता है नोट ही नहीं की। सही बात है। अगर अपना कटोरा, जैसे जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया की प्राकथन में लिखते हैं कि मेरे पास जो ज्ञान का कटोरा था वो छोटा था, कटोरा बड़ा होता तो ज्ञान दुनिया में बहुत बिखरा होता। सही बात। उल्टा कटोरा लेके बैठे। हाँ, वो ज्ञान उसमें आ ही नहीं रहा था। हाँ, ठीक बात है। ऐसी कटोरी थी, कटोरी में जितना ज्ञान हम ले पाए उतना ले लिया। हाँ, ये ईश्वर का मेरे ऊपर कृपा रही कि मेरा विवेक जागृत हो गया। हाँ, मैंने उसी दिन से पढ़ना स्टार्ट कर दिया और फिर ये फर्स्ट क्लास से बीएससी भी। ठीक है, आप जहाँ सेकंड क्लास से आ रहे थे, सेकंड डिवीजन के साथ पास हो रहे थे, अब आप फर्स्ट क्लास से पास हुए। 15% का इजाफा हुआ। ठीक है, 50 से 65 तक आए, 65% तक। और उसको मेंटेन भी रखा। बहुत बढ़िया हुआ ये तो। अब उसके बाद जैसे ही आपका बीएससी हुआ, फिर आपने किस दिशा में जाने का सोचा और वो क्यों सोचा? मतलब आखिरकार ये होता है ना कि अब आप जो भी बताने वाले हैं वो हर एक विद्यार्थी जीवन के लिए और ख़ास तौर पे अभिभावकों के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है कि जब बच्चा बीएससी कर लेता है तब वो बीएड करे या एमएससी करे या फिर वो कुछ और दिशा में जाने का सोचे, जॉब करे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चारों तरफ का माहौल इसी प्रकार का था कि अब कोई जॉब चाहिए। ठीक है, तो जॉब के लिए तो कोचिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तो कोई पढ़ाने वाला था नहीं। और स्कूल भी इक्का दुक्का स्कूल होते थे +2 तक के दराज में उस जमाने में। मैंने कहा चलो जयपुर चलते हैं। तो जयपुर में घुसे काम। मेरे में तो एडमिशन हुआ नहीं, क्योंकि बीएससी से थे, एमएससी मुझे करनी नहीं थी उस समय, लेकिन मुझे तुरंत जॉब चाहिए था। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं 4-5 साल वेट कर सकूं, एमएससी करूं, नेट करूं, उसके बाद में। तो मैंने सोचा एलएलबी में एडमिशन ले लेते हैं और वहाँ रहने का प्रबंध हो जाएगा। मेरा एलएलबी करने का इरादा नहीं था। और साथ में पीटीटी का कंपटीशन। उस समय राजस्थान में 4-1 हज़ार के लगभग सीटें होती थी पीटीटी, बीएड तो वो भी, हाँ, प्री बीएड की, तो वो भी एक बड़ा टफ कंपटीशन होता था। तो मेरी एक आदत हमेशा से थी, 5वीं-6वीं क्लास से मुझे याद है, क्योंकि मेरे परिवार में न्यूज़पेपर की एजेंसी थी और पत्रकार थे मेरे दोनों चाचा जी। ठीक है, तो उनके सानिध्य में रहने से, और मेरे दादाजी भी हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे, तो वो एक माहौल मिल गया था पढ़ने पढ़ाने का। तो न्यूज़पेपर में तभी से पढ़ने लग गया था। और घर पे सारी मैगजीन आती थी, हालांकि वो लोगों को बेचने के लिए लाते थे, लेकिन मैं फटाफट उसमें से पेज पलट पलट के एक ही दिन में 2-3 मैगजीन पढ़ लेता था, जितने मेरी उस समय की समझ थी। ऐसा जुनून था आपके अंदर। सुबह सुबह कई बार नाना जी अखबार पढ़ते थे, तो वो तो अखबार पढ़ते थे तो खबरों का विश्लेषण करते थे, अरे ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया, जबकि हमें जाना होता था स्कूल। अब चाय भी अच्छी नहीं लेंगे बिना अखबार की, इतनी बुरी आदत होगी, एडिक्ट हो गई एक तरीके से।
ठीक है। झुंझलाहट आती थी कि नाना जी पूरे दिन घर में रहते हैं, बाद में पढ़ सकते थे पेपर। अब ये तो इनका पोस्टमार्टम करने पे चल गए न्यूज़ का। लेकिन वो शौक है, उस शौक ने मुझे एक अच्छा टीचर बनने में बड़ी मदद की। हाँ, तो फिर हाँ जी बताइए। तो जितने भी बच्चे हैं, खासकर लड़कियां, हाँ हाँ, वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती। नहीं पढ़ती, बिल्कुल ठीक सही कह रहे हैं आप। प्रतियोगिता दर्पण है, क्रॉनिकल है, हाँ सिविल सर्विस टाइम्स है, जितनी भी ये जीके की बुक्स आती है वो 30 दिन के बाद में निकालते हैं। तो 30 दिन का मटेरियल कहाँ से आता है? हाँ जो डेली के न्यूज़पेपर में वो तो 30 दिन का वो इकट्ठा करके छाप रहे हैं। हाँ, तो लोग 30 दिन के बाद में एक साथ पढ़ेंगे तो आपकी जो दिमाग की हार्ड डिस्क है वो करप्ट हो जाएगी एक साथ, इतना लोड उस पर पड़ेगा। सिंपल सा मेथड है। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन? श्रीमान अशोक गहलोत। ये हमें रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने कम से कम 1800 बार इनका नाम ले लिया। 18,000 बार या 18 लाख बार। हाँ, तो एक सीजन में 1800 बार नाम ले लिया। बिल्कुल ठीक है। एक दिन में 2 बार नाम लेते हैं तो 3-4 साल में हमने कितनी बार नाम ले लिया? पक्का हो गया। पढ़ाई में भी तो यही है। हमें इटली के प्रधानमंत्री का नाम याद क्यों नहीं है? एक बार सही। दोबारा उसको पढ़ा नहीं है। अगर ठीक। चीजों को लगातार पढ़ते रहे हाँ तो वो दिमाग में फिक्स हो जाता है। हाँ, तो न्यूज़पेपर में मैं आज जो पढ़ता था, अगले दिन उस इशू में क्या प्रोग्रेस हुई, फिर क्या कंक्लूजन निकला, तो लगातार 7 दिन तक वो इशू चल रहा है। अब वो इशू मेरे पक्का हो गया। हाँ, तो ये पीटीईटी के एग्जाम की, पीटीटी मैंने कोई गाइड नहीं पढ़ी और मेरा पीटीटी में आराम से सिलेक्शन हो गया। जबकि वो उस जमाने का सबसे टफेस्ट एग्जाम था। साइंस की सीटें कम होती थी। ठीक है, ठीक है। 4000 में साइंस की कोई 200-400 के बीच में सीटें। तो फिर आप बीएड करने के लिए कहाँ पहुँचे? बीएड करने के लिए मैं पहुंचा राजस्थान के नामी गिरामी कॉलेजों में से एक, गांधी विद्या मंदिर सरदार शहर वाले गांधी, जो बड़ा सख्त कॉलेज माना जाता है अनुशासन के मामले में, ठीक है। पढ़ाई के मामले में। तो ये अगर मैं कहूँ बीएससी कब, किस वर्ष में पूरी हुई आपकी? बीएससी मेरी 96 में पूरी हुई और बीएड और उसके बीच में थोड़ा गैप आ जाता है रिजल्ट वगैरह आने में। बीएससी 96 में, और जब तक आपका बीएड जीवन में एडमिशन हो गया था। और बीएड पास करते करते 2 साल, 98, 1 साल का रहता था, अब 2 साल का कर। ठीक है। अब 98 के बाद आप जो कहते हैं अध्यापक बनने के रास्ते पर आ खड़े हुए, और हम यही कह सकते हैं कि बीएड करने का मकसद यही था, या कोई इसके इतर आपको कुछ नज़र आ रहा था कुछ? नहीं, मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य रहा कि अगर मैं सरकारी नौकरी करूँगा तो टीचिंग प्रोफेशन में जाऊँ। कैसे पता चला आपको? पढ़ना पढ़ाना अच्छा लगता था। और दूसरी बात ये भी हम देखते हैं कि सोसाइटी में अलग अलग फील्ड में लोग काम करते हैं, तो सबसे ज़्यादा सम्मान किसका? टीचर का, अध्यापक। ठीक। जीवंत चीज़ों से वो एक आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। हाँ, और लोगों के जीवन में उजाला लाने का प्रयास करते हैं। हाँ, किसी का पूरा नहीं करते, सबका भला करने की सोचते हैं। हाँ, तो अपने आप में एक मनुष्य होने का जो दायित्व है, हाँ, कई जन्मों के पुण्य हैं, उनका जो फल है वो अध्यापक की नौकरी के रूप में मिलता है। मेरा ये मानना है। बिल्कुल। इसी आदर्श के साथ मैंने टीचर बनने का संकल्प किया। ये 98 की बात है। हाँ। ठीक है। उसके बाद फिर आपका कैसे आगे का जर्नी रहा, यात्रा कैसे शुरू हुई? हमारा इधर बीएड करके निकलना हुआ, उस समय ये गारंटी थी कि लगभग हर बैच है उसको नौकरी मिल जाती। मेरे डिवीजन से भर्तियाँ होती थी। परसेंटेज मेरे अच्छे थे, बीएड में भी अच्छे थे। 65 के लगभग बीएड में थे। तो मुझे लगा कि आराम से सेकंड ग्रेड टीचर के रूप में मेरी पोस्टिंग हो जाएगी। ठीक है। लेकिन केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार दोनों की उस समय वर्ल्ड बैंक और IMF और इनके कारण कुछ इशू थे, जिसके कारण सरकारी नौकरियों पे बैन लगा हुआ था। और वो फिर हमारा संघर्ष का दौर शुरू हुआ। ठीक है। कुछ लोग तो दाएं बाएं निकल ली, अपने पुश्तैनी काम में लग गए, और बाकी हम लोग संघर्ष करने लगे, भाई चलो पढ़ते हैं। और मैंने ये भी सोचा कि मैं नौकरी करूँगा तो मैं मेरे स्टेट में करूँगा, ताकि मैं मेरे घर परिवार के साथ अपना सामाजिक जीवन बिता। क्योंकि नौकरी और पैसा ये सब कुछ नहीं है। सही बात है। लाइफ का हर पार्ट इम्पोर्टेंट बिल्कुल होता है। तो वो मेरा जो स्वर्णिम समय है वो मैं कहीं बार बिता के आ जाऊँ। जब मेरी घर वालों को जरूरत हो तो मैं यहाँ उपस्थित हूँ। यहाँ पे घर वालों में घरवाली और ऐड हो चुकी थी या अभी बाकी था? मेरी बीएड करते ही तुरंत बाद में मेरी शादी हो गई। कहने का मतलब ये है कि अब आपको चिंताएं परिवार की
एक लाइफ पार्टनर के प्रति भी खूब सारी होने लगी। हाँ हाँ, कि जिम्मेदारियों का जो निर्वहन एक पति को करना चाहिए, वो आपके जिम्मेदारियों का एक कंधों पे बोझ आ चुका था। वो 2-3 चीजें हो जाती है सर। अगर परिवार पढ़ा लिखा है, पहले से जॉब वगैरह में है, तो परफॉर्मेंस प्रेशर बढ़ जाता है आपका। फादर मेरे चिकित्सक थे, तो ये हो गया कि वैद्य जी का लड़का है, तो कम से कम ये तो नौकरी लगी गई। ठीक बात है। और पहले ऐसा ऐसा प्रिविलेज चलता था। हाँ, वो चलता था, आज भी कहीं न कहीं ऐसा देखा जाता है समाज में कुछ। देखा जाता है। हाँ, कुछ सारी चीजें ऐसा होती। ये उस समय चलता था तो वो एक मामूली लेवल पर था, लेकिन अब जो चल रहा है ये ज्यादा लेवल पे हो गया है। खतरनाक लेवल पर है सर। हाँ। ये सोसाइटी के लिए बड़ी डेंजरस स्थिति है, क्योंकि बच्चा ये गेन प्रक्रिया किसी भी तरीके से सफल होना चाहता है, सही बात है, बिल्कुल। और उसी के नतीजे हैं ये जो कई बार हम घटनाएं सुनते हैं, पेपर लीक की, नकल के लिए डिवाइस के उपयोग की, ये सारी घटनाएं उसका साले ने जीजा की जगह बैठ के पेपर दिया, या जीजा ने साले की जगह बैठ के पेपर दिया मान लो, या नकल करने के तरीके मान लो, गलत माध्यम अपनाने के मान लो। ये पेपर बेचता कौन है, खरीदता कौन है? हमारे तो भाई बंधु बेचने वाले हैं, हमारे भाई बंधु खरीदने वाले हैं। बिल्कुल। तो वो अनैतिक काम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वो उन पे दबाव भाई, सरकारी नौकरी नहीं लगी हमारी तो समाज में हमारी रेपुटेशन नहीं होगी, तो आगे की लाइफ तो अंधकार में होगी। बिल्कुल। ये सोसाइटी को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि सफलता के नाम पर सरकारी नौकरी ही नहीं है। इसीलिए हमारे इस कार्यक्रम के जो सहारे या इस कार्यक्रम के माध्यम से दोस्तों, मैं आप सबको इस सृष्टि क्लासेस की तरफ से आपको एक चीज़ समझाना चाहते हैं, आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं कि सफलता के सूत्र के माध्यम से कि सफलता का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता। सफल होने का मतलब कुछ और है। मैं यहाँ पर बैठकर, ये नितिन यहाँ पर बैठकर कहीं भी आपको ये परिभाषा नहीं देने वाला है। ये परिभाषाएं इन सब बड़े महान हस्तियों से आने वाली है, जो गांव देहात से उठकर आए हैं और इन्होंने स्ट्रगल देखा है और फिर ये सफलता के मायने बता रहे हैं। तो फिर अगर मैं कमलेश जी आगे बढ़ूँ थोड़ा सा, तो जैसे ही आपने बीएड किया, करते ही आपकी शादी हो गई, और उसके बाद फिर आप जो कैसे तैयारी करने लगे और कैसे आपकी कब नौकरी लगी? जैसे ही बीएड करके हम आए, वो एक चलता है परिवारों में, दादाजी मृत थे, वो इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है। इच्छा थी जी, बेटियों की तो शादी कर दी, अब एक पोती की शादी देख। हाँ, ऐसा होता है। तो गंगा नया बिल्कुल। तो सबसे बड़ा पुत्र मैं ही था, तो मेरा नंबर लगा, तो आपकी शादी हो गई। ये लव मैरिज कह सकते हैं, लव कम अरेंज, या ओनली अरेंज? ये दोनों ही कह सकते हैं। ये दोनों ही कह सकते हैं। तो आप मानते हैं कि आपकी जो आगे की हम सफलताओं के बारे में बात करेंगे, इसमें एक लाइफ पार्टनर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है? बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल। अगर आपकी लाइफ पार्टनर है आपकी तरह देखने वाली, आपकी तरह सोचने वाली नहीं, फिर हम एक दूसरे के आमने सामने देखेंगे तो हम कमियां ढूंढेंगे, जबकि हम दोनों ने एक दिशा में देखा। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। दिशा में देखने से हमारे जो लक्ष्य थे वो स्पष्ट थे कि हमें कुछ करके दिखाना है। तो वो +2 करके आए थे। मेरे यहाँ आने के बाद में उन्होंने BA किया, MA किया, BEd किया, और लगातार 4 या 5 कंपटीशन है, उनमें वो असफल भी हुए, लेकिन हर बार दुगने जोश से। पहले 10 नंबर से रहे, फिर 5 से रहे, फिर 3 से रहे, फिर वो 1.5 नंबर से रहे, लेकिन अंतोगत्वा वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान से उनका चयन हो गया है। और फिर आपका, अब हम वापिस सफ़र पे आते हैं, कैसा रहा 98 के बाद? 98 के बाद में मैं घर आया तो मैंने सोचा कि घर वालों पे अगर हम आश्रित रहे तो 25 साल की एज होने लग गई। ठीक बात है। फिर हम कब कमाएंगे? तो मैंने एक प्राइवेट स्कूल है, उसमें पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। ठीक है। पहले जब मुझे सैलरी मिली 1200 रुपये, तो उस समय मैंने रिबॉक के जूते पहन रखे थे जो 2500 के आते थे। रेंगलर की जीन्स थी, रेंगलर का बेल्ट था, एलन सोली की शर्ट थी। तब मेरा दिमाग ठनका कि अरे भाई, एक पत्र लिख देते थे कि पिताजी तुरंत 5000 रुपये भेजिए। अब पिताजी उसको आदेशात्मक वाक्य के रूप में पढ़ते थे या याचनात्मक पढ़ते थे, वो जाने। ठीक बात है। लेकिन अब ये
1200 रुपये दे रहा है, तो जितने रुपए अपने ऊपर खर्च हुए उनका तो हम ब्याज ही नहीं चुका सकते। इट मीन्स पहली बार पता लगा कि घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी अहमियत क्या होती है। पहली बार जब कमाया। वो 1200 रुपये मैंने जब कमाए तो मुझे लगा कि जरूरतें बहुत ज्यादा है अपनी, कमाई बड़ी सीमित है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर मैंने, एक होता ही है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो भी ट्यूशन का, एक मेरा सब्जेक्ट भी साइंस था, साइंस की ट्यूशन आराम से मिल जाती थी। ठीक है। तो मैंने खूब ट्यूशन पढ़ाई, सुबह 4 बजे लगता था मैं, रात के 10 बजे तक, और दिन में स्कूल। ठीक है। इस बीच मैंने पोस्ट ऑफिस में धर्मपत्नी के नाम पे आरडी की एजेंसी मिली थी, अल्प बचत की एजेंसी। हाँ, जो मतलब ये पॉलिसी करने वाले लोग होते हैं। हाँ, आरडी की एजेंसी का मतलब होता है जो आप लोग अक्सर आपकी घर पे जो कोई एलआईसी का एजेंट आता है तो वो पॉलिसी करता है, वो भी आपने काम किया। हाँ, छोटे मोटे हर महीने 100 रुपये 200 रुपये हर घर से लेके आना। तो उसका भी कुछ बन जाता था, कोई 50-100 रुपया महीने का? और वो उससे बनते थे लगभग 1200-1500 रुपये। लेकिन उसमें एक बाउंडेशन थी, अगर आप हर महीने 5 नए खाते खोलते हो तो आपको 1% एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलता है। अब उसके लिए भी आप एक नया नशा, हर महीने हर हफ्ते में मुझे एक और एक्स्ट्रा और ढूंढना पड़ता था। हाँ, जानकारियों का अकाल धीरे धीरे, मतलब लोग देखने लग जाते, ये आ रहा है अब किनारा करना, अकाउंट देना पड़ेगा। हाँ, जैसे आजकल वो मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले आते हैं, वो कहते हैं एक के नीचे 2 जोड़ तो 2 के नीचे 4, वो वाला खेल था, उससे लोग घबराते हैं। इसमें एक प्लस पॉइंट था, ये भारत सरकार का उपक्रम था, गवर्नमेंट का उपक्रम होने के कारण लोगों को ये विश्वास नहीं दिलाना पड़ता था कि इसमें कुछ बदमाशी हो सकती है। जी बिल्कुल। मैं तो उनके पैसे वहां से लेके पोस्ट ऑफिस में जमा करवाता था, बदले में 100 रुपए के पीछे 4 रुपए मुझे मिलते थे। लेकिन वो काम मैंने किया तो कुछ लोगों ने कहा कि अरे यार इतने पैसे वाले घर से है, क्या जरूरत है। मैंने कहा पैसे वाले मेरे पिताजी हैं, मैं नहीं, मैं अपने बच्चों को क्या कहूँगा। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे काम को छोटा नहीं होता। फिर उसके बाद आप अध्यापक रहे प्राइवेट स्कूल। हाँ, तो मैंने जब ट्यूशन पढ़ाने स्टार्ट की तो एक वाकया मेरे सामने आया कि एक बच्ची एग्जाम से 15-20 दिन पहले ट्यूशन छोड़ के चली गई, और वो मुझे बाजार में मिल गई। मैंने कहा बेटा आज का ट्यूशन नहीं आते? कि सर लगातार 7-8 साल हो गया कार पढ़ते हुए, तो स्कूल की फीस नहीं दी जा रही, आपकी ट्यूशन की फीस का कहाँ से दूंगी मैं? ठीक बात है। मैंने उसी दिन सोचा अब से ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे कर। सही है। अगर किसी को पढ़ाना भी पड़ा तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, वो अपने को जितना आता है उसके हिसाब से हम सेवा दे देंगे। ठीक है। तो वो मेरी जो महीने की 30-40 हज़ार की इनकम थी उस जमाने में, वो मैंने एक झटके से छोड़ दी, और उसका मुझे फायदा भी हुआ। पहला तो आत्मसंतोष, दूसरा मेरा स्वास्थ्य खराब नहीं। इतना अगर मैं हार्ड वर्क लगातार में करता तो मेरी कमर झुक जाती, हड्डियों के रोग हो जाते, और हो सकता है मोटापा हो जाए, दिमाग पे डिप्रेशन, अवसाद या डायबिटीज जैसे रोग बहुत जल्दी घर करते हैं, जो बहुत ज़्यादा इस उम्र में हार्ड वर्क करते हैं। तो अभी जब आपका स्ट्रगल दौर चल रहा था तो ये कितने सालों तक चला? 2004 में पहली वैकेंसी हमने देखी। तब उम्र क्या थी आपकी? लगभग मान लो 30-31 साल। 31 साल की उम्र में आपने पहली वैकेंसी देखी, जब सरकारी नौकरी लगने का पहला सपना साकार होने का एक बहुत दूर अंधेरे में दीप प्रज्वलित हो रहा था। ठीक है, फिर उस भर्ती में मैंने खूब तैयारी, और तैयारी में जो चीज़ें मैं सोचता था कि ये करनी चाहिए वो मैंने सारे जतन किए, और मैं उसमें कामयाब भी रहा। बिल्कुल। लेकिन परीक्षा के दौरान मैंने पेपर आधे टाइम में सॉल्व कर लिया। मेरे 91 के लगभग क्वेश्चन सही थे 100 में से। हाँ, 100 में से 100 में से 91 आपके ठीक थे। बहुत। लेकिन उसके बाद में मैं रेस्ट करने लग गया। ठीक है। और रेस्ट के बाद में जब मुझे कोई 2-4 मिनट की झपकी आई, फिर मैं वापस उठा, तब मेरे दिमाग ने उल्टा काम करना शुरू कर दिया। और मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं वो मिटाने शुरू कर दिए, और नए उत्तर उनके, यानी मैं 2 जगह फंसने लग गया। वो द्वंद्व की स्थिति आई। तो उस वक्त आपके काले बॉल पॉइंट पेन से ऐसा नहीं होता था? वो पहली परीक्षा थी जिसमें कच्ची पेंसिल से, एचपी पेंसिल से अपने वो गोले काले करने थे। पहला एग्जाम था, टीचर्स भर्ती में इससे पहले कभी एग्जाम हुआ ही नहीं। ये किसकी सरकार थी वैसे? उस समय वसुंधरा राजे की सरकार थी। वसुंधरा राजे की सरकार। अच्छा, मैं पेंसिल वाले मामले पे आऊँ तो मैं थोड़ा सा ऐसा कह भी सकता हूँ कि रिजल्ट से
पहले मैं थोड़ा सा बतिया ही लेता हूँ। उसमें तो धांधलेबाजी होने के खतरे ज़्यादा होते हैं। होते आ गए धांधलेबाजी के, क्योंकि OMR सीट है, अगर कोई बदलना चाहे तो बदल सकता है, उसके वही अरेजर से अरेज करके दूसरा लगाया जा कर सकता है। हाँ। लेकिन क्या होता है कि इस RPSC के सिस्टम में बहुत सारे लोग होते हैं, एक व्यक्ति एक काम नहीं करता। हाँ हाँ तो मान लो 1.5 लाख OMR सीट गई, हाँ उसमें से एक OMR सीट निकालना, उसको इरेज करना, उसमें वापस कोदे भरना, ये बड़ा क्लिष्ट काम है, सही है। जल्दी से संभव नहीं है। जब पूरी टीम ही करप्ट हो तो ये संभव है। संभव हो सकता है, सही है। और ऐसा अक्सर होता नहीं है। होता पूरी टीम ये ह्यूमर होते हैं। बिल्कुल, ये ह्यूमर होता है। हाँ, पूरी टीम का भ्रष्ट होना कभी जमता नहीं है। नहीं जमता। हाँ, तो अपनी नौकरी करनी है। ठीक है। फिर जब आपको लगा कि ये प्रश्न ठीक नहीं है, ये ठीक है, फिर आपने क्या किया? बस वो मेरी एक बहुत बड़ी गलती हो गई, और मैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको बताना चाहूँगा। जी। परीक्षा के अंदर हाँ ऑब्जेक्टिव पेपर में जो पहला उत्तर अपने दिमाग में आ गया, हाँ हाँ संभावना 90% ये होती है कि उसका उत्तर सही, क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं पड़ा है उत्तर, अवचेतन मन में है। हाँ, तभी वो स्ट्राइक वहाँ की है। पहली दफा देखते ही आपको लगता है कि ये वाला है। ये बस, हाँ अगर हम उसकी प्रैक्टिस ढंग से नहीं कर पाए तो वो उत्तर ठीक है। हाँ उसके बाद में भी अगर आप देखते हो तो दो ऑप्शन के बीच में नजदीकी अगर हो, प्रश्न तो कठिन होता ही नहीं कोई, प्रश्न के ऑप्शन उसे कठिन बनाते हैं। हाँ 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 हाँ। तो उसके अकॉर्डिंग आदमी को फैसला लेना चाहिए। मैंने फटाफट 9-10 प्रश्न इरेज किए और 21 प्रश्नों का विवाद हो गया तो उस भर्ती में। ठीक है, तो बाकी दो उत्तर थे, वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन फिर उसमें हमें सफलता नहीं मिली। 79 ही बचे, और अगर 21 का इसमें विवाद हुआ तो हाँ, 9% तो वो गलत हो गए। हाँ, वो सीधे डायरेक्ट 21 विवाद हुए थे तो 30 गायब हो गए। आप तो 70 पे लड़ रहे थे। हाँ, हाँ, तो 70 में से आप, वो अभी मेरे 67 बचे उसमें से, ठीक है, और कट ऑफ गई 68। बस। अब रिजल्ट आया, हम्म तो उसमें न्यूज़पेपर में आया था रिजल्ट, और उसके बाद में उन्होंने इंटरनेट पे डाला, तो इतना इंटरनेट का लोग जानकार नहीं थे, टेक्नो से भी नहीं थे, तो उसमें सब लोगों ने देखा तो सबके रोल नंबर दिखाए हुए थे। तो हमने सोचा सिलेक्शन हो गया। हम एक शादी में थे, पहले खुशी हुई, लोगों ने बधाइयाँ देती। 1 घंटे बाद में पता लगा ये तो सबके मार्क्स डाले हैं, कट ऑफ तो बाद में आएगी, और कट ऑफ आई तो 68 गई और हमारा नहीं हुआ। तो हमारे यहाँ एक कहावत है, ये होशियार है, जबकि हम होशियार के मुंह से बन के देखे, और डिप्रेशन में जाने लगते। ठीक है, कि जो लोगों को राय देते थे, लोगों को पढ़ना बताते थे, वो आदमी खुद ही सिलेक्ट नहीं हो पा रहे, असफल हो गए। ये समाज परिभाषा डिसाइड करती है। हाँ, ये बड़ी खतरनाक परिभाषा। इस परिभाषा ने तोड़ के रख दिया। ठीक है। लेकिन अच्छी बात ये हुई, जीवन में कुछ टर्निंग पॉइंट आते हैं। हाँ, अगर आपका वहां नहीं हुआ तो ईश्वर ने हो सकता है आपके लिए कुछ सोच रखा है। अच्छा लिखा हो जीवन। हाँ, एक दरवाजा बंद करता है तो 5 दरवाजे और खोलता है। मैं ये मानता हूँ, अगर मैं उस समय उस भर्ती में सिलेक्ट हो जाता तो मैं निश्चिंत होकर बैठ जाता, और आज मैं यहाँ नहीं। तृतीय श्रेणी शिक्षक अध्यापक जो है आप बनने के रहते, बस वहीं रहता मैं, ऐसा आपको लगता है। ठीक है, तो मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। तो फिर ये जो लोगों के ताने, पीछ पीछे बात करना, वो बात पहुंचना, मेरा नहीं हुआ तो सैकड़ों लोगों ने फोन कर करके पूछा कि क्या रहा रिजल्ट, हमने तो सुना था हो गया, बिना ही मतलब की बातें करके टॉर्चर करना। तो कुछ चीजें हमने सीखी, और मैच्योरिटी लाने में मददगार साबित। खास तौर पर ऐसा तब होता है जैसे अभी प्रोविजनल रिजल्ट आया हुआ है, प्रोविजन का ना, रीट L1 और L2 के विद्यार्थियों का, और उसमें ये रहता है गुरुदेव कि जब बच्चे का 2 गुना में सिलेक्शन हो जाता है, बहुत कुछ दबाने की कोशिश करते हैं परिवार वाले भी, पर कहीं माएँ ऐसा होती है कि दिल पिघला बैठती है, या बहनें होती है वो कहीं न कहीं ऐसा कह देती है कि 2 गुना में हो गए, और गांव देहात में ऐसा चल पड़ता है कि ये तो फाइनल हो ही जाएगा, इस बार तो हो ही चुका है। और फिर उसके बाद अगर उस बच्चे का नहीं होता है, क्लियर है सर, 2 गुना है, इसका मतलब 50% लोग तो उड़ने वाले हैं। और फिर उसको जो तोहमतें झेलनी पड़ती है, जो उसको समाज से, वो बहुत बड़ा दर्द का विषय होता है। उस बच्चा ही जानता है वो जिसके साथ, या आप पे बीती है तो आप पे गुजरी है ये चीज। मेरे रिलेटिव हैं, मेरे मित्र बंधु हैं, उन लोगों ने मुझे फोन कर करके कहा, तो मैंने उसको पॉजिटिवली लिया, कि इनको कुछ करके दिखाएंगे।
ठीक है। लेकिन दूसरी पल दिमाग की 1 लाख लोगों ने पेपर दिया, 38,000 लोगों को सेलेक्ट करना था, हाँ, तो 2 लाख हो जाएंगे, क्योंकि लोग जम्मू भागे बीएड करने की सही बात। आते ही, तो खुल गया मामला चारों तरफ से। मैंने कहा कैंडिडेट दोगुने हो गए, सीटें आती हो जाएगी, हाँ, प्रेशर और बढ़ेगा, सही कैसे बात। करेंगे। ठीक है, तो उसी समय एक अच्छा काम हुआ, विशेष का बीएड में हो गया ठीक है, और हमें जयपुर जाना पड़ा। ठीक है। वहाँ गए तो मैंने कहा चलो 99 में जब मैं घर पे बैठा था, तैयारी वगैरह कर रहा था हल्की फुल्की, तो लोक प्रशासन की किताबें पढ़ी थी मामा जी की घर। ठीक है। उन किताबों को पढ़ा, मुझे लगा कि ये तो अपने चारों तरफ की चीज़ें हैं, हाँ, इनको तो पढ़ के आराम से पेपर दे सकते हैं। हाँ, भाई एक पेपर मान लो जो थिंकर का था, उसके अलावा थिंकर की भी जो बातें थी वो हमारे समझ के लायक की थी, हाँ, बाकी सब चीज़ें तो हम पढ़ते आ रहे हैं, सही बात है। क्यों ना इस विषय में पेपर दें, बैठे बैठे एमए भी हो जाएगी। और वो एमए मेरी फर्स्ट क्लास होगी पब्लिक एड से। ठीक है, ठीक है। आप करवाने गए थे बीएड और आप मैम के साथ साथ वहाँ पे आपने एमए कर लिया। एमए कर चुका था, आप एमए कर चुके थे तो वहाँ पहुँचा तो जयपुर से? हाँ जयपुर। हाँ, हाँ, मैं सोचा मैं भी तैयारी करूँ नेट। ठीक है। तो लगभग 27-28 दिन बचे थे। हाँ, तो यहाँ आया, हमारे गांव में एक बच्चा था, उसके पास मैंने एक नोट्स की कॉपी देखी, उसमें सवाई सिंह जग्गू का, स्वाई सिंह जग्गू का। हाँ, उन टीचर्स का नाम लिखा, तो मुझे नोट्स बड़े अच्छे लगे। हाँ, मैंने कहा चलो जयपुर आए गए हैं, हाँ, इनसे पढ़ेंगे। हाँ, कोचिंग में चला गया, हाँ, तो संयोग बस सवाई सिंह जी को मैं शक्ल से नहीं जानता। हाँ, वो स्टूल पे आके बैठी थे क्लास लेने। हाँ, वहाँ मैंने परिष्कार के डायरेक्टर से, मैम से बात की, तो उन्होंने कहा 4-5 बच्चे होते तो हम पब्लिक एड की नेट की कोचिंग करवा देते। मैंने कहा मैम 5 की फीस ले लो। हाँ। तो फीस से मतलब है। आप इतने समर्थ घर से थे कि आपको ऐसा लग रहा था उसको? तो तैयारी करेंगे, हाँ, आपके भले 1 बेटे 5 बेटे 7 बेटे, आपको हम देने के लिए रेडी हैं। Ready। हाँ, ठीक है। मास्टर जी हमें तो पढ़ना है। पढ़ना है। हाँ। वो बात मैडम ने फिर ऐसे टाल दी, हाँ, मेरे जमीन नहीं, पर मेरे जुनून था कि इस आदमी से पढ़ना चाहिए। पढ़ना जरूरी है। हाँ, फिर? मैं निकल पड़ा। हाँ, रात के 9-10 बजे के बीच में 1072 बरकत नगर टोंक फाटक पहुंच गया। ठीक है, ठीक है। गेट बजाया, सामने सर बैठे थे, हाँ, खाना खाने के लिए तैयारी थी। हाँ, देखते वो भी चौंक गए। हाँ, मैंने कहा गुरुदेव शरण में आ गए। हाँ, मन से गुरु मान लिया, हाँ, अब इच्छा नहीं छूटेगा। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा भाई मेरा भी आरएस में हो रखा है, इतना टाइम नहीं। मैंने कहा 10 मिनट दे देना एक दिन में, ठीक है। आधे घंटा दे देना हाँ, टाइम। टाइम देना पड़ेगा। हाँ, उन्होंने कहा दाम करड़ा लगेगा। हाँ, कोई बात नहीं सर। मतलब अगर बाहर के आप बागड़ी बासी नहीं है तो दाम करड़े लगे हैं, मतलब दाम थोड़ा बहुत बढ़ा के और खूब सारा हैवी चार्जेस जिसको कहते हैं फीस का वो लगेगा। हाँ, भाई उनका मूल मोटिव पैसे कमाना नहीं था, उनका मूल मोटिव था उनको इंटरव्यू की तैयारी करनी थी और आपसे पीछा छुड़ाना था। पीछा छूट जाए, हाँ, क्योंकि वो दबाव में आ गए, नैतिक दबाव में, नैतिक दबाव कि में। बच्चा इतनी दूर तक रात के 10 बजे अगर पहुंचा है, और घर भी ढूंढ लिया। घर भी ढूंढ लिया, हाँ, और ये भी नहीं सोचा जयपुर में रात को 10 बजे किसी के घर खटखटा रहा है गेट। ठीक बात है। तो इसका मतलब ये है तो जुनूनी, कहीं मैं इतने दिन में इसको पढ़ा नहीं पाया तो इसके साथ धोखा हो। हाँ, 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 तो वो अपनी जगह सही थे, उन्होंने कोशिश की हाँ, और किसी योग्य आदमी के पास पहुंच जाऊं, हाँ, पर वो बातें मेरी कुंडली में जो 9 ग्रह थे वो तो विपरीत चल रहे थे, हाँ, लेकिन 10वां ग्रह सवाया था। ठीक बात। वो सवाई सिंह नाम का 10वां ग्रह मेरी कुंडली में बैठने वाला था। ठीक है, इसलिए उनको, ठीक है। और सर ने हाँ भर दी। हाँ, उन्होंने सिर्फ मुझे 8-10 घंटे पढ़ाया, हाँ, लेकिन तरीका बता दिया, तरीका मेरे समझ में आ गया, और मेरी 27-28 दिनों में नेट क्लियर हो। लेकिन नेट का प्रमाण पत्र है घर पर, मैं हाँ, इतना मुझे पता नहीं था, तकनीकी निरीक्षण में आदमी, हाँ, तकनीक पे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, हाँ, 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 तो कंप्यूटर इनसे दूर ही था। हाँ, तो दोबारा तैयारी में लग गए। हाँ, फिर दोबारा रिजल्ट, मैंने तो सोचा पत्रिका भास्कर इनमें रिजल्ट आएगा, उनमें आया नहीं। आया नहीं। हाँ, वो तो आता है रोजगार संदेश में। हाँ, फिर मैं दोबारा तैयारी में लग गया, ठीक है। फिर भी नहीं। ये वर्ष उसके बाद 2004-5 4-5 की बात, 5 की बात है। ठीक है। उसके थर्ड ग्रेड वाले, दिसंबर वाला, ये थर्ड ग्रेड वाले टीचर की भर्ती की बात की बातें हैं, हाँ लगभग उसके उस आसपास क्षेत्र की है। ठीक है। हाँ, वो संघर्ष का ही दौर था उसका। हाँ, हाँ, हाँ,
उसके बाद में स्लेट का और निकला। स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता था की तरह ही वहाँ स्लेट हाँ, उसमें अब उसका नाम SET कर दिया, सेट कर दिया। हाँ ठीक। सिलेबस भी अब दोनों का एक कर दिया, नेट का सेट का। उसमें अलग अलग था, उसमें राजस्थान जी के रीजनिंग ये चीजें भी आती थी। तो मैंने स्लेट का पेपर दिया, उसमें मेरा नंबर आ गया। तो घर पे एक लेटर आया कि आप अपने डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, आपका स्लेट में हो गया। ठीक। अब ये बात जब मेरे सामने हुई तो मेरी माता जी ने कहा कि ऐसे 2 कागज और आए हुए। ओहो, तब मुझे पता लगा कि मेरी नेट 2 बार पहले हो चुकी है, लेकिन उसका भी फायदा हुआ। हाँ, कि तैयारी इस लेवल पे जा चुकी थी। तैयारी इस लेवल पे जा चुकी थी, उसका मुझे हमेशा ही लाभ मिला। अब मैं पब्लिकेड है उसको पढ़ने में, पहले मैंने सिर्फ पेपर के हिसाब से पढ़ा, अब मुझे उसमें आनंद आने लग गया। नई नई किताबें लेना, सर से लगातार बोलते रहना। उन्होंने भी एक बार कहा था कि ये पब्लिकेड तेरे को कुछ न कुछ देके जाएगा। 2004 की बात और 2018 में फिल्म 18 में आप प्रोफेसर के पद से नवाजे गए तब। हाँ, और वो भी एक ऐसे सब्जेक्ट में जहाँ पे बहुत लिमिटेड सीटें होती हैं। हाँ, टोटल जनरल कैटेगरी की 9 सीट थी, 15 सीटें थी। थोड़ा सा अपने गुरुदेव तक अगर कोई मैसेज पहुंचाना चाहो तो आप क्या कहोगे उनके लिए? गुरुदेव तो मैं ये मानता हूँ कि उनके पास कोई अगर व्यक्ति पढ़ता है, हाँ, तो आप नौकरी लगे या ना लगे, हाँ, आप इतने बेहतर इंसान बन जाओगे कि जीवन में कभी आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। वो पढ़ाते नहीं है, वो एक तपोस्थली है। बिल्कुल, तप करने की एक जगह है। और सीधी सी बात है, आप किसी से पढ़े, श्रद्धा अगर आपकी उसके पास नहीं होगी उसके प्रति, तो आप सफल नहीं हो सकते। श्रद्धावान को ही ज्ञान मिलता। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी तो सर के ऊपर आगाध श्रद्धा है। जब भी मैं कहीं दबाव में आया, उनसे एक बार फोन पे बात भी हो गई, चाहे वो 30 सेकंड की हो, 60 सेकंड की हो, आप उससे बाहर आ गए, बूस्ट हो जाते। गुरुदेव, हमारी तरफ से आपको ढेरों प्रणाम, सृष्टि क्लासेस परिवार की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, जो आपने एक ऐसे विद्यार्थी को इस जगह तक पहुंचा दिया कि आज हमारी पूरी टीम पूरी मेहनत के साथ, रिसर्च करने के साथ साथ इनके यहाँ पर हम आज इंटरव्यू कर रहे हैं। अभी हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं सर, क्योंकि जैसे ही हमारा टाइम बीतेगा तो हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी थोड़ा जिक्र करना रहेगा और 2-3 चीज़ें और आएंगी। तो आपने इसके बाद बहुत जल्दी कम शब्दों में बताएं कि कहाँ तक आपकी नौकरी और कब लगी आगे चलकर? 2006 में एक भर्ती और आयोजित हुई थी टीचर्स की 3rd ग्रेड की। उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। मेरे छोटे भाई की मिसेज का सिलेक्शन हमारे घर से हुए थे। तो मुझे पोस्टिंग मिली मालपुरा टोंक जिले में। वहाँ 31 महीने हमने खूब मेहनत करके काम किया। मज़ा भी आया, क्योंकि पहली नौकरी का आनंद ही अलग होता है, और वो भी जब आप ओवरेज होने के कगार पे। ये आपकी उम्र का कितनी हो चुकी थी? लगभग 34-35 के आसपास आप पहुंच गए थे। ठीक है, हाँ। जनवरी 2008 में मुझे पोस्टिंग मिली। इस सितंबर 2010 में मैं यहाँ एक बालिका स्कूल है नगराश्री में, नौहर हनुमानगढ़ यानी राजस्थान के इस तहसील का एक गांव है नगराश्री, वहाँ की बात करें जी। हाँ, वहाँ मैं पहुँचा। बालिका स्कूल था। एक टीचर मेरे बचपन के मित्र थे वहाँ पर। हमारे हेडमास्टर थे श्री दिलीप जी शिवत, और 2 साथी और मिले मुझे बात 2012 वाली भर्ती में, जो बड़े लगनशील मेहनती। ठीक है। वहाँ हमने खूब प्रयोग किए। तभी मैंने ये जो मेरा PhD का टॉपिक जो मैंने लिया है, वो मैंने इसीलिए लिया कि एक स्कूल को आप बिना ज़्यादा संसाधनों के इस तरीके से शानदार बना सकते हैं। ठीक बात है। मान लो 4 या 5 टीचर हैं, 8 क्लासें हैं, कोई क्लास सफर नहीं कर रही है, और उसका जिक्र पूरे जिले में नहीं स्टेट में हो रहा है। ये वर्ष कब की बात है? ये 2010 से लेके 2018 के बीच में। ठीक है, मैं 2010 में मानता हूँ। आप जब नगराश्री गांव में आए तो हमें जैसा पता चला कि आप बहुत कम रिसोर्सेज थे, डिजिटल दौर कदम रख रहा था धीरे धीरे आगे, है ना? तो आपने बहुत सारे डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आपने कुछ बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए जिसकी वजह से आपके स्कूल का नाम भी बहुत आगे आया और बच्चों में बहुत सारी कुछ क्रिएटिविटी जागी। वो क्या थे प्रयोग, बहुत कम शब्दों में अगर जिक्र करें? 4-5 चीज़ें हमने स्पेशल की। पहली बात तो हमने 12 महीने स्पेशल क्लास का नियम रखा। सुबह शाम दोनों टाइम टीचर स्मार्ट लेते थे अपने अपने हिसाब से। मुझे
वो स्वर्णिम समय इसलिए लगता है कि वो स्कूल है, उसके अंदर हम टीचर्स लड़ते थे कि मैं क्लास लूँ। लोग ऐसा भी स्कूल, हाँ यहाँ पे तो वहाँ लड़ाई होती थी कि नहीं भैया ये क्लास मेरी है, मैं बिल्कुल। आजकल के तो सरकारी मार्ट साहब यूं करके बैठ जाते हैं और फिर वो थोड़ा सा होते हैं परेशान की जल की तस्वीर बदली है। हाँ, 2004 के बाद में जो लोग आ रहे हैं नए जो अध्यापक हैं वो बहुत जुनूनी है, करके, पर पुराने वाले के बारे में कह सकते हैं वो छड़ी के दम पे पढ़ाया जाता था। हाँ पहले समय एजुकेशन का सिस्टम अलग था, ग्लोबलाइजेशन आने के बाद में चीज़ें बदली है, हाँ ये सुधार की प्रक्रिया है। बिल्कुल होगी। और इसमें आपने क्या क्या प्रयोग किए? इसमें हमने सोचा कि हम टीचर्स तो ला नहीं सकते, तो क्यों न गांव के रिसोर्सेज का यूज किया जाए। ठीक बात है। तो गांव वालों से हमने निवेदन किया कि एक एलईडी और एक लैपटॉप हमें ला दो, और गांव में जो पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसी गांव की बहू हो, बेटी हो, बेटे हो, वो एक एक दिन का टाइम देना शुरू करो। एक दिन का अतिथि शिक्षक हम आपको बनाएंगे, आप 1 या 2 क्लासेस लीजिए। तो गांव वालों का जुड़ाव हुआ। ठीक बात है, ये सही किया आपने। हाँ, और बच्चों को भी लगा कि हमारे परिवार वाले आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सेंसेबल हुए। हाँ, कि तुम पे नजर भी रखी जा रही है और तुम्हारे अपने ही पढ़ा रहे हैं। हाँ। ठीक है। तो उनको भी लगा, घर वालों को भी, देखो ये आज तक किसी ने नहीं किया, हम कर रहे हैं। और हम उनको बाकायदा प्रमाण पत्र देते थे। तो वो एक नया प्रयोग था। बच्चों में ईमानदारी झांकने के लिए हमने चेक करने के लिए सोचा कि 5-5 रुपए के सिक्के पूरे स्कूल में डाल दिए हमने। मान लो 150 सिक्के डाले तो उसमें से 145 वापस आ गए। हाँ, 5 उन बच्चों को मिले ही नहीं हो गए। हाँ, 5 मिले ही नहीं होंगे बिल्कुल। और 145 वापिस आ रहे हैं। तो आपने देखा कि हमारे द्वारा दी गई शिक्षा में बच्चे जितना ईमानदारी सीख गए हैं, ये अब बहुत है। तीसरी चीज, हमारा प्रार्थना सेशन है वो आधे पौन घंटे का होता था। उसमें हमने 3 न्यूज़पेपर, एक राष्ट्रीय, एक स्टेट लेवल का और एक इंग्लिश का भी होता था। हाँ, ठीक है। तीसरी क्लास से हम पढ़ाना शुरू कर देते थे। बच्चों को बोल देते थे कि एक अखबार एक बच्चे को दिया जाता था 30 दिन। बिल्कुल। 30 दिन में आपको ये नाम छांटने हैं, नाउन छांटनी है, गांव के नाम छांटने हैं, खेल के कप छांटने हैं, कैपिटल छांटनी है, मुद्रा के नाम छांटने हैं। जो भी चीज उसको हम होमवर्क दे देते थे, तो बच्चा उसको पढ़ता था। ऑडियो बना दिया था हमने, वहाँ बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते थे। ठीक है। वो आदत वहाँ से डाली, वो सारे बच्चे आज सक्सेस हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब हम उनसे मिलते हैं तो वो अपने अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। कोई डीयू में पढ़ रहा है, कोई आरयू में पढ़ रहा है, महारानी कॉलेज में है, कोई टीचिंग जॉब लग गया, अच्छी जगह पहुंच गए सर, अच्छी जगह। हाँ, एक और मैं आपसे एक और पूछ रहा हूँ कि अक्सर गांव में जैसा एक पंचायत सीरीज आई थी, आपने देखी हुई पंचायत। हाँ, उसमें एक किरदार था जो हर बार कहता था, देख रहे हो विनोद, देख रहे हो विनोद, तो जो सबसे पहले एप्लीकेशन लगा के दे आता है। कोई ऐसे भी किरदार थे उस गांव में जिन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा रखा हो कि यार ये मास्टर कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा रहे हैं, इनका थोड़ा अकल ठिकाने करो? गांव वालों में एक खास बात देखने को मिली, उस गांव में हर एक आदमी हमारा सहयोगी था। क्या बात है। तो इस बात के लिए तो सृष्टि क्लासेस और ये पूरा परिवार नगरासरी गांव को हमारी तरफ से खूब सारी ढेरों शुभकामनाएं। अगर आप यह हमारा वीडियो सुन पा रहे हैं, क्योंकि ये आप ही का जज्बा है कि आज हमारे साथ कमलेश जी हैं और आपके गांव की चर्चाएं हो रही है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और ढेरों शुभकामनाएं। बाकी सब गांव वाले इनसे प्रेरणा भी ले सकते हैं नगरासरी गांव से, कि अगर उस वक्त में इन्होंने इतना साथ दिया, और जैसा कमलेश जी बता रहे हैं कि आज बड़े बड़े कॉलेजेस में उनके बच्चे पढ़ के और अच्छी नौकरियों तक पहुंच गए, तो आपके गांव में भी ऐसा संभव है। अपने किसी भी सरकारी स्कूल के अध्यापकों के साथ आप कहते हैं ना, कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते रहिए और खूब सारा बदलाव लाते रहिए। जी, फिर उसके बाद तो हमने इधर उधर से रिसोर्सेज इकट्ठे किए, यूट्यूब पे वीडियो देख के उनके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाए। ये काम अरुण जी सर करते थे, वो कंप्यूटर के जानकार थे। और इंग्लिश में जो मेरी आदमी वीक है, मुझे लगता है कि अगर मेरी इंग्लिश अच्छी होती तो मैं ज्ञान की और बहुत सारी चीजें पढ़ सकते थे। उनसे मैं वंचित हूँ। उनको ट्रांसलेट करके पढ़ रहा हूँ तो वो मजा नहीं आ रहा। जो उसमें मूल भाषा में लिखी गई अगर कोई चीज होती है तो वो वही होता है, भाव नहीं आ पा रहा। सही बात है, बिल्कुल। तो उन्होंने इंग्लिश उस स्कूल में 8वीं तक के बच्चों को इतनी शानदार करती कि वो MA के बच्चे को चुनौती दे सकते थे। अच्छा, मैदान में देख, फोनेटिक्स का ज्ञान हर बच्चे, कर्सिव राइटिंग सरकारी स्कूलों में उसमें नहीं करवाते थे। और दूसरा प्रयोग ये किया कि 8वीं 7वीं के बच्चे हैं उनको हम तैयार कर देते थे, और वो छोटी क्लासों में एक एक क्लास लेके उनको भी मैनेज करते थे।
ठीक बात है। संसाधनों का रोना नहीं रोया, हाँ, और और रोना भी नहीं चाहिए, सही बात, जो है वो ही रहेगा। उसी से काम चलाना चाहिए। लेकिन बच्चों में भी भाव आया, हाँ। बच्चों को टीचर बना के, एक दिन का अध्यापक, हाँ, तो बच्चे भी टीचर बनते थे। ठीक बात। ऐसा नहीं है 7वीं का बच्चा 8वीं को पढ़ाएगा। 7वीं का बच्चा भी 8वीं में पढ़ाएगा। ये कॉन्फिडेंस डेवलप करने वाली चीजें थी, है ना। बटरफ्लाई फील ना करे बच्चा, आगे जाके शर्माए ना। हर एक प्रोग्राम हमने राज्य सरकार के शिविर में इवेंट होते थे वो करते थे, जैसे डाक दिवस आया तो हमने अपने सब रिलेटिव को डाक भिजवाई, उसे लेटर रिकॉर्ड, ठीक है, ताकि बच्चे सीखें। बिल्कुल। छुट्टियों में होमवर्क नहीं देते थे। हाँ, दादाजी को खाना खिलाओ, उनसे बात करो, हाँ, क्या फीलिंग हुई, गांव की हस्तियों के बारे में लिख के लाओ, हाँ, जोड़े तालाब के बारे, मतलब जो नेचर से जो कुछ सीख सकते थे। ठीक बात। नहीं है पहला तीसरा पान ऑपरेशन करके ले आना, ये 15 पेज भरे थे, ऐसा कुछ। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा और हम आगे पहुंचते हैं। तो आप प्रोफेसर के पद पे कब नवाजे गए, कब वैकेंसी आई? 2014 में वैकेंसी आई थी, और मेरे साथ में सतपाल जी बसेर बिटबराने के, वो वही थे। तो वो ज्योग्राफी से तैयारी कर रहे थे और मैं पब्लिक हेल्थ से तैयारी कर रहा था। ठीक। आराम से स्मूथली करते रहे, परीक्षा का कोई आता पता ही नहीं था। सतपाल जी से मेरी पर्सनली मुलाकात हुई है इस मामले में। वो बिल्कुल, लेबोरियस, बहुत ही शांत स्वभाव के इंसान है वो जी। तो उनके साथ तैयारी करते रहे, हल्का फुल्का जीके, क्योंकि वो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए ज़्यादा जोर लगा रहे थे। तो वो तैयारी कंटिन्यूस चल रही थी कि लाइफ तो स्टार्ट हुई थी, और मैंने सोच लिया कि मैं ट्रांसफर करवा के आया हूँ, इतनी मुश्किल से घर में घुसा हूँ, अब अगर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड करेंगे तो तनख्वाह वगैरह तो बराबर हो ही गई है। तो टीचर है, छोटे बड़े इतना ही अंतर होना है, वो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी बाहर चले गए तो। बस यहाँ ट्रांसफर होके आ पाए नहीं आ पाए, ठीक है, सीट मिले ना मिले, वो दिक्कतें। लेकिन जब कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी आई तो मैंने कहा अब सब ने जो कहा था वरदान फलीभूत होने का समय आया। तो तैयारी करनी शुरू कर दी। मेरा बेटा है, उसको नीट की तैयारी करने के लिए मैं छोड़ के आया था सीकर। 10-5 दिन होम सिकनेस थी उसके, तो मैंने उसको वहाँ से रह के वॉच करना शुरू कर दिया। उसको बताया नहीं कि मैं वहाँ हूँ, मैं किसी मित्र के पास रहता था और उस पर नजर रखता था। वहीं मुझे सूचना मिली कि पहला पेपर जो जीके का है वो होगा 17 दिन बाद। 17 दिन बाद ही? अब वहां से भाग के आए और तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि जीके एक बार पढ़ लिया। ये भी जो तैयारी कर रहे हैं उनके सोचने की बात है। ठीक बात है कि आप कांस्टेबल में संधि पढ़ते हो, भूल जाते हो, फिर ग्राम सेवक के लिए संधि दोबारा तैयार करते, बिल्कुल, पटवारी के लिए फिर नए। हाँ, ऐसा हो रहा, एक बार तैयार करके छोड़ दो। सही बात है, संधि कभी नहीं बदलने वाली, वो तो बदलने वाली चीज है ही नहीं। सही बात है आपको। एक बेसिक होमवर्क आप एक बार बेसिक किताबों से पढ़ लो तो आपकी तैयार है। तो तैयारी जो 2004 के लिए की थी आज भी काम आ रही थी। मुझे कुछ पेज ही ऐड करने थे। सही बात है। पेपर मेरा बहुत अच्छा हुआ, बिल्कुल, और 3 महीने का गैप आ गया सेकंड पेपर के। ठीक है, जो सब्जेक्ट का था लोक प्रशासन। ठीक है, कुछ उसमें लिखित रहता था या वही 4 ऑप्शंस के ऊपर हुआ था पहली बारी पेपर ऑनलाइन। ठीक है, तो मैंने अच्छी तैयारी की, गुरुदेव से मार्गदर्शन लिया। ठीक है, कितनी सीटें आई हुई थी? टोटल 15 सीटें थी, उसमें से 9 जनरल की थी। मुझे तो उनके लिए तैयारी करनी थी, तो खूब मेहनत की। और उस तैयारी के दौरान मैंने महसूस किया कि आपकी बेसिक बुक्स अगर पढ़ी हुई है और पढ़े हुए का कितने पानी में हो ये पता लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सोल्व करो। वो आपको बताते हैं कि आपने जो पढ़ा उसमें से क्या प्रश्न बन रहा है और इसका उत्तर क्या हो सकता है। वो चीज़ मेरे बहुत काम आई। मैंने जो चीज़ें कर रखी थी उनमें से ज़्यादातर प्रश्न उन पेपर्स में से मुझे मिल गए। ठीक है, पेपर अच्छा हुआ, जीके मेरा शानदार पेपर हुआ था, तो मुझे इंटरव्यू के अंदर ज़्यादा चिंता की जरूरत नहीं थी। ऐसा कहते हैं अक्सर राजस्थान में। मैं जब भी किसी प्रोफेसर से ये बात करता हूँ तो मेरा ये सबसे बड़ा चुनौती भरा सवाल रहता है उनके लिए कि साहब हमारे यहाँ पे तो बहुत कुछ आरपीएससी में हो जाता है, बहुत सारे ऐसा नाम होते हैं कि जिनके बारे में उन पर बहुत सारी केस कार्रवाइयाँ होती है। सबसे बड़े अध्यक्ष पद पे बैठने वाला आदमी 40-50 दिन पहले ही पेपर अपने घर पे ले जाता है। ऐसी खबरें हम सुनते हैं। तो इंटरव्यू के दौरान पैसा चलता है, ऐसा लोगों में बहुत सारी ऐसी चर्चाएं चलती रहती है। तो आप इसके बारे में अपनी क्या विचार रखना चाहोगे? ऐसा कुछ होता है आरपीएससी के द्वारा?
देखो सर, संसार में सारी चीज़ें होती हैं, ठीक बात है। लेकिन कोई भी संस्थान है उसकी विश्वसनीयता का मापदंड ये होता है कि बाहर के स्टेट में वो कैसा देखा जाता है। आरपीएससी निश्चित तौर पे उत्कृष्ट कार्य कर रही है। हाँ। उसमें अगर 1, 2, 5 लोग इतनी बड़ी आरपीएससी में कुछ गड़बड़ कर देते हैं तो हमें संस्थान के पुराने सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त नहीं करना चाहिए। ठीक बात है। उसका एक अलग प्रकार का कैडर है और जो करेगा वो बढ़ता भी है। ठीक बात है। इसका मतलब इससे पहले कोई गड़बड़ियाँ अफवाह थी, जैसे मान लो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं मेरी असफलता छिपाने के लिए ये सीधा आरोप मत देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात ठीक है। पेपर बिक गए होंगे, बिक गए होंगे, ये बात कैसे? ये नहीं कहता कि मेरी तैयारी कम थी। इस बार हिंदी की मेरिट ज़्यादा गई है जी, रीट लेवल 2 में, उसमें ये बड़ा चर्चा चल रहा है, बोले कुछ गड़बड़ हुआ है, इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि 125 के आसपास तो 2 गुना की ही प्रोविज़न गई है। ऐसा जब मैंने, क्योंकि मैं भी एक एजुकेटर हूँ और जैसा ये हमारा सृष्टि क्लासेज है वैसा, तो बच्चों के खूब सारे मेरे पास फ़ोन आए, तो मैंने आप वाली बात को कही कि ये असफलता छुपाने के ये आपके पास कुछ तरीके हैं, आप इस बात से नकार नहीं सकते। आप ये कहो मैंने हिंदी इस लेवल की नहीं पढ़ी जिस लेवल की मुझे पढ़नी चाहिए और मुझसे अधीनस्थ बोर्ड ने पूछी, तो फिर आपका सिलेक्शन हो चुका था। हाँ ठीक है, तो अब ये किस रैंक पे हुआ? मेरा तीसरी रैंक पे हुआ था। और जनरल में सीटें 9 थी और अब आप सिलेक्ट हो चुके थे। और अब आपको ज्वाइनिंग कहाँ मिली? पहली ज्वाइनिंग मैंने मारवाड़ जंक्शन चूज की, क्योंकि मेरी मिसेज की पोस्टिंग भी पाली जिले में थी। ठीक है, चलो दोनों साथ रह लेंगे। तो फिर उसके बाद वहाँ से ज्वाइन कब किया आपने? ये अक्टूबर 2018 में ज्वाइन किया मैंने। अब आप प्रोफेसर के पद पर आ चुके थे। हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे आ चुके थे। अभी प्रोफेसर बनने तक के सफ़र में बीच में एक बार आपको एसोसिएट बनना पड़ेगा और फिर आपको प्रोफेसर बनना पड़ेगा, और फिर आप कह सकते हैं कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के जो सचिव होते हैं उनके बराबर के पद के इंसान हो ही जाएंगे, है ना? ऐसा है। अगर इतनी नौकरी मेरी बची नहीं है कि मैं सारे लाभ परिलाभ ले पाऊंगा, क्योंकि देरी से मिली। हाँ, लेकिन ये भी मैं कह सकता हूँ कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं। सही बात है। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि जब आप इस मंच से या इस इंटरव्यू के माध्यम से आप बहुत लोगों के लिए प्रेरणा बनने वाले हैं गुरुदेव। अब हम इस बात पे आते हैं कि आप आ गए नौर के क्षेत्र में और आपने यहाँ के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज को ज्वाइन कर लिया जी, और आप यहाँ पे लोक प्रशासन पढ़ाते हैं। अब हमारे यहाँ के दर्शकों को आप बता दीजिएगा कि लोक प्रशासन आखिरकार है क्या, जब से हम चर्चा कर रहे हैं, और बहुत ही सीधे साधे शब्दों में, जैसा बिल्कुल गांव देहात का बैठा बुजुर्ग अगर हमारा इंटरव्यू सुन रहा है तो वो घर पे जाके ये कह दे अपने पोते को कि तेरे को लोक प्रशासन से एमए करवाएंगे। देखिए सर, होता क्या है कि तीसरी क्लास से लेके 10वीं क्लास तक जो पर्यावरण अध्ययन या सामाजिक विज्ञान की किताब है उसमें चैप्टर पटे होते हैं। 4 चैप्टर हिस्ट्री के, 4 भूगोल के, 4 अर्थशास्त्र के, 4 इतिहास के, 4 चैप्टर मान लो नागरिक शास्त्र। ठीक बात। जो हमने स्कूल एजुकेशन में नागरिक शास्त्र पढ़ा है वही लोक प्रशासन। जो आपने स्कूल में नागरिक हाँ, सिविक्स में जो पढ़ा आपने, सरपंच, ग्राम सेवक, पंच, कलेक्टर, उसके बाद मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, मूल अधिकार, निजी निर्देशक तत्व, ये वहाँ पर एक छोटे लेवल पर बताई जाती है। पब्लिक एड में उनको प्रत्येक साल 2 किताबें लगती है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल में 6 किताबें हैं। बारी बारी से आपको एक साल थीम बताते हैं, एक साल इंडिया, एक साल राजस्थान और एक साल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसके लाभ क्या है? पब्लिक एड मतलब लोगों को लगता है ये नया सब्जेक्ट है। नया नहीं है, आप लगातार 10 साल से पढ़ रहे हो, लेकिन आपको नाम की भिन्नता होने के कारण आप समझ नहीं पाते कि ये नया सब्जेक्ट है, जबकि वो नागरिक शास्त्री है। और अब हम कंपटीशन की बात करेंगे तो कंपटीशन में क्या होता है, राज व्यवस्था पूछते हैं। बिल्कुल पूछते हैं, राज व्यवस्था, पॉलिटिक्स का पार्ट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही है। आप आरएस का सिलेबस उठाइए, उसमें एथिक्स के चैप्टर हैं, मैनेजमेंट के चैप्टर हैं, बहुत सारे, कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जीके कहाँ से आ रहा है? पब्लिक एड में वहीं से तो उठाया जा रहा है। बिल्कुल। तो आप अगर ये विषय स्कूल एजुकेशन में लेते हैं और कॉलेज एजुकेशन में लेते हैं और लगातार 5 साल आप बहुत आराम से पढ़ते हैं बेसिक रेफरेंस बुक्स को, तो क्या होगा, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए लगभग 10 या 12% लोगों से आगे
हाँ, ये भी फायदा मिलने वाला होता है इसमें, ये बिल्कुल। बहुत बड़ा फायदा है। अब जैसे सेकंड ग्रेड एसएस के लिए 19% आते हैं, हमारा 19% पब्लिक एड से। बिल्कुल आते हैं। अब वो बच्चा पहले कभी पढ़ा नहीं और उस एरिया में कमजोर रहता है तो सिलेक्शन से पार हो जाता है। सही बात है। तो अब हम अगर कहें कि जो मतलब हम ग्राम पंचायतें पढ़ते हैं, उनकी सुव्यवस्था और ये सारी चीज़ें हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं, ये तो ठीक है। पर अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, जब हम पढ़ते ही सरपंच को हैं, पढ़ते ही हम अगर जिला कलेक्टर को है या वहाँ का स्थानीय, जिसको सरकार कहते हैं, स्थानीय स्वशासन की बात करें, जब इनको पढ़ते हैं तो ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़े सपने के पास लेके जाता है, जो होता है हमारा आईएएस का, कि जिला कलेक्टर बनना अपने आप में आजकल की युवाओं में तो बहुत दौड़ लगी हुई है। तो आप वो क्या संदेश के माध्यम से आप क्या उन टिप्स को बताना चाहोगे, जो अगर कोई बच्चा अपने जीवन में आईएएस बनने का सोच रहा है तो वो इस पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट है, लोक प्रशासन के माध्यम से वो कैसे पहुंच सकता है, किन बारीकियों का ख्याल रखा जाए, कैसे काम आता होगा ये? इसमें मैं 2-3 बातें बताना चाहूँगा। पहली बात तो मेहनत का कोई विकल्प नहीं, शॉर्टकट तो अपना ही मत आप। जी। तो पहला काम आप ये शुरू कीजिए कि प्रतिदिन आधे घंटा राज्यसभा या लोकसभा टीवी पे न्यूज़ जरूर देखिए। ठीक बात है। एक काम वहाँ से शुरू कीजिए। अखबार प्रतिदिन पढ़िए और उसमें भी मेन संपादकीय वाला पेज, जहाँ एडिटोरियल आता है और आर्टिकल भी आते हैं किसी भी खूब सारे issue हाँ हाँ आते हैं, हाँ बिल्कुल। तो वो वहाँ से आपकी वोकैबुलरी बढ़ाएंगे, आपके तर्क शक्ति है उसको बढ़ाएंगे। हाँ उसके बाद में बेसिक जो बुक्स होती है, हाँ जो किसी आधिकारिक प्रकाशन, जैसे राजस्थान जीके पढ़ना आपको, हाँ तो हिंदी ग्रंथ अकादमी मानक पुस्तकें हैं, बिल्कुल है। आप उनको बड़ी डिटेल में पढ़ सकते हो। आप स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन के जो 5 साल हैं 11 से बीए फाइनल तक, हाँ उन 5 सालों में आप घूम फिर के मस्ती मार के क्यों टाइम पास कर रहे हो? सही बात है, बिल्कुल। अगर आप उस जमाने में 6 घंटे पढ़ लोगे तो आपको बाद में 12 घंटे मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। नहीं करनी पड़ेगी, सही। 6 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्लासरूम में अगर आपको कोई बात बताई जाती है, हाँ। सीधी दिमाग में स्ट्राइक करती है वो। बिल्कुल हाँ स्ट्राइक करती है। बिल्कुल। वक्त पे जरूरत होगी आपके जरूर याद आएगी, कनेक्टिविटी बनती है। हाँ तो वहां से शुरू कीजिए, बेसिक बुक्स पढ़िए। हाँ उसके बाद में इंटरनेट का यूज कीजिए। लेकिन इंटरनेट पे भी बड़े भ्रामक चीजें, हाँ, मैं इसी पे आने वाला था कि इस डिजिटल दौर में हमें मोबाइल की इस ब्लैक स्क्रीन से कैसे बचा जाए। कि आप सपना आईएएस का देख रहे हैं, परंतु जैसे ही हमारा जो लास्ट इंटरव्यू था वो डॉक्टर बलदेव जी के साथ, उन्होंने बताया कि आप जब मोबाइल उठाते हैं तो थोड़ी देर बाद में विकल्प में चले जाते हैं, है ना? ठीक है। 2 घंटे गए, तो इससे कैसे बचा जाए? इसका तो सीधा सा है, आप अपने मन के ऊपर नियंत्रण रखिए। मन बड़ा चंचल है और 2-3 कारण है उसका। पहली बात तो आपके स्वास्थ्य पे बुरा असर डालता है। ठीक है। बहुत सारी रिसर्च आ रही है कि आप लेट नाइट तक मोबाइल चलाते हो तो आपकी नींद है वो धीरे धीरे डिस्टर्ब होगी। नींद डिस्टर्ब हुई तो शुगर, बीपी, थायराइड, ये बहुत सारे रोग हैं। सुबह आपकी ऊर्जा उतनी नहीं रह पाई। दूसरा, आप जिन चीज़ों को पसंद करते हैं वो चीज़ें आपके सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेंकता जाएगा और आप उसके जाल में फंसते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये रील बनाने का दौर नहीं, रील आप बनाइए जब आप सक्सेस हो जाइए। ठीक बात है। मैंने मेरा पहला मोबाइल मेरी गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद में खरीदा था, वो भी कीपैड वाला। उसमें ला सकता था मैं भी, लेकिन वो नहीं खरीदा। जब इधर मैं कॉलेज लेक्चरर में सेलेक्ट हो गया, अब मुझे लगा कि अब ज़्यादा पढ़ने पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में इन चीज़ों पे देखने लग गया। लेकिन जैसे ही पीएचडी के लिए नॉमिनेशन हुआ मेरा, मैंने 1.5-2 साल से सोशल मीडिया को एकदम ही बॉयकॉट कर रखा। ठीक है। 2 घंटे मुझे मिलते हैं घर परिवार कॉलेज के बाद में, न पढ़ने में लगाता हूँ। पढ़ने में लगा रहे हैं तो ये हासिल क्या होना है सोशल मीडिया से? सही बात है। आप काम की चीजें देख ली, घंटे आधे घंटा मनोरंजन कर लिया, बहुत है। लेकिन वो आपको खींचता है, तो आप उसको छोड़िए और इंटरनेट पे जो भ्रामक सामग्री है उससे बचिए। बेसिक चीज पढ़िए, वो आपकी सहायता करने वाली चीज हो सकती है, आपका मूल स्तंभ नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छे योग्य टीचर्स हैं, उनके मार्गदर्शन में पढ़िए। बेहतर तो होता आई कॉन्टेक्ट। अगर आपको ये व्यवस्था मिलती है, फिर भी मान लो नहीं मिलती है, कोई विद्वान व्यक्ति है, तो आजकल यूट्यूब और ये एक अच्छा साधन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति का ज्ञान बड़े लंबे चौड़े एरिया में फैला जा सकता है। अच्छा, अब हम एक टॉपिक पे और आते हैं। हमारे 2-3 एक सवाल रहे हैं डॉक्टर साहब, अब हमारे इंटरव्यू के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में। अगर कोई बच्चा, जैसे ही उसने आपके कहने पे या समझने से
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उसका ठीक मन लग रहा है और वो एमए की तरफ जा रहा है, लोगों में बड़ी ये भ्रामकता है, या मैं मानूं कि सच में ही सीटें कम आती है, जैसा आप बता रहे हैं 15 हिंदी की आती है 200-250, और फिर मैं कहूँ कि इसमें आती है ज्योग्राफी में बहुत सारी सीटें आती है 250, 300, 500, इस तरह से अगर देखें कंपैरिजन टू आपके पब्लिक एड के, तो ये सीटों में भी ये गैप क्यों आता है? सर इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि ये समझने में थोड़ा आसान है, इसका सिलेबस बहुत छोटा है और ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ है। डायनेमिक सब्जेक्ट है, चीज़ें बदलती रहती है, वो हम उनसे जुड़े हुए हैं। आज भी प्रशासन में क्या हो रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है, विश्व में व्यवस्थाएं कैसे बदल रही है, ये तो हम दिनचर्या में देखते आए हैं। सही बात है। उसे सिर्फ पढ़ाई के सांचे से ही तो फिट करना है अपने को। तो ज़्यादातर लोगों का नज़रिया इसमें ये रहता है कि हम सिविल की तैयारी करेंगे, तो ज़्यादातर लोग तो उधर चले जाते हैं। ठीक बात। टीचिंग प्रोफेशन में अपना कैरियर बनाने के लिए इसको कम यूज करते थे, इस कारण कॉलेजेस में कम था। लेकिन जैसे हम लोग लगे तो हमने बड़े प्रयास किए, तो सभी साथियों के प्रयास से आयुक्तालय में हमारी बात सुनी गई, मंत्री महोदय ने बात सुनी, की बार 45 वैकेंसी निकली पब्लिक एड। अच्छा, इस बार जब कॉलेज के आने वाले तो इसमें 45 निकली है। ठीक है, ठीक है। 15 से सीधी 45, 3 हो गए, 3 गुना बढ़ गए। इसका मतलब पढ़ने वाले हैं, लगने वाले हैं, और रेशो वही रहता है। हिंदी में आपको 2 लाख लोग मिलेंगे, सीट 2 से तो आदमी 2 लाख है। बिल्कुल बिल्कुल। इधर सीट अगर 15 है तो आदमी 5000 है, तो रेशो बराबर ही रहता है। बराबर रहता है, पर जो हैं वो वही जो शुरुआती इस इंटरव्यू में बात की कि सब उसेन बोल्ट मिलेंगे। हुसैन बोल्ट, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही चलता फिरता नो शिक्षक। जो इस विषय की तरफ आया है वो बहुत सोच समझ के आया है। वो या तो सिविल की तरफ जाना चाहता है या वो टीचिंग प्रोफेशन। ठीक है, तो फिर अब अगर वो कॉलेज लेक्चरर का अपना सपना पूरा करना चाहता है तो उसे किस दिशा में बीए और एमए के बाद काम करना चाहिए? मेरे विचार से उसे फर्स्ट ईयर से ये तैयारी शुरू करनी चाहिए कि कॉलेज में जो उसका सिलेबस है वो तो पढ़ता ही रहे। ठीक है। साथ में जितनी उपलब्ध पुस्तकें हैं, जहाँ तक उसकी रेंज है, उन सब किताबों को उसको पढ़ते रहना चाहिए और नोट्स जरूर बनाने चाहिए साथ की साथ। सारी किताबों को हम पेपर के दौरान रिवाइज नहीं कर सकते। खुद आदमी समझ के अगर नोट्स बनाता है अपना, तो वो आराम से 4-6 घंटे में रिवाइज कर सकता है। ठीक है। एक सिंपल सा मेथड है, जैसे हम घर में तुलसी का पौधा है, उसमें 1 लोटा पानी डेली डालते हैं। बिल्कुल डालते हैं। ये थोड़ी है कि 1 महीने में 1 दिन टैंकर मंगवाया और पानी डाल दिया। 5000 लीटर लाके एडवांस में नहीं रखते हैं। 1 लोटा पानी, तो यदि आप 2 घंटे अगर आपकी सीटिंग है तो दुनिया का कोई कंपटीशन ऐसा नहीं है जिसको आप क्रैक नहीं कर सकते। ठीक बात है। और उस तरह सिंगल डे भी आपको ये व्रत नहीं तोड़ना है। 2 घंटे पढ़ के सो आप, आपकी सारी चीजें क्लियर है। कितना आपके सिलेबस, चीजें तो वही है तो आपने 10वीं तक पढ़ी है, 10वीं या उसके बाद वाइट रूप। हाँ, थोड़ा बड़ा पेड़ हो गया है। अब मेरे 2 सवाल रहेंगे गुरुदेव। पहला ये है कि आजकल एक चर्चा जो है वो एक यूनिक सिविल कोड है ना, इस पे समान नागरिक संहिता पे बड़ा छिड़ा हुआ है और ये लोक प्रशासन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो क्यों न हमारे सभी विद्यार्थी या अभिभावकगण जितने भी हैं, इनको आप इनके जो है यूसीसी है, ये समान नागरिक संहिता, इसको बड़ा इजी करके और आसान शब्दों में बता दीजिए आखिरकार है क्या ये? देखिए, सिंपली में तो हम कहें तो टीचर तो वो होता है जो प्रत्येक टॉपिक के 5 मेरिट और 5 डीमेरिट बताते। पर मुझे अगर ये प्रश्न इस तरीके से पूछा जाए, मेरिट बताइए, तो उसके हिसाब से मैं अपना जवाब दूंगा। एक्चुअल में संविधान निर्माताओं ने, मैंने अभी टीवी में कई डिबेट देखी, उनमें कहा कि ये तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है, फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकते, ये चीजें बताते हैं। दरअसल ये राजनीतिक बयानबाजी है। आपको ये समझना चाहिए कि संविधान निर्माताओं ने संविधान की प्रस्तावना भी लिखी थी। प्रस्तावना में एक वायदा किया गया था कि हम स्वतंत्रता देंगे, समानता देंगे, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक बात है, बिल्कुल लिखा हुआ है। तो क्या भारत की नारियों के लिए आपने समानता का वादा नहीं किया था? सबके लिए किया है। उनको प्रतिष्ठा और अवसर की गरिमा नहीं प्रदान करने का वादा किया था? बिल्कुल किया है। तो जब आपने प्रियम्बल में लिख रखा है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल तक जा ही क्यों रहे हो? पहले तो वहीं ड्यूटी हो जाती है। संविधान का निचोड़ तो उसकी प्रस्तावना है। बिल्कुल। इट मीन्स वहीं हमारे संविधान निर्माताओं ने बड़े सोच विचार के तय कर दिया था
कि कभी ना कभी जब उपयुक्त माहौल बन जाएगा तब हम इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। सिंपल सी बात है, फंडामेंटल राइट में तो राजनीतिक अधिकार है ज्यादातर, जो सरकार को देने में कोई ज्यादा जोर नहीं आ रहा था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में सोशल और इकोनॉमिकल रिफॉर्म, उनमें सामाजिक और आर्थिक, हाँ, तो वो धीरे धीरे किए जा रहे हैं। हाँ, तो धीरे धीरे कर रहे हैं। तो अगर आर्टिकल 44 के तहत समान नागरिक संहिता आती है, हाँ, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उसका ड्राफ्ट आने दो सामने। हाँ, पहले ही उसका निरोध पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर करना उचित नहीं। ड्राफ्ट आएगा, ड्राफ्ट में अगर किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत है, लॉ कमीशन या जो भी एजेंसी बने, मंत्रालय जो भी लेके आए, उसको उचित वैधानिक डेमोक्रेटिक तरीके से आप उसको बताइए। क्योंकि बहस में हम सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने 12 बार कह दिया अलग अलग डिसीजन में कि यूसीसी लागू करना चाहिए। बिल्कुल। तो उनका तर्क आता है कि नहीं, ये कोर्ट का काम थोड़ी है कानून बनाना, ये तो विधायिका काम है। अब विधायिका लेके आ रही है तो कि विधायिका क्यों बीच में इंटरफेयर कर रही है? बिल्कुल। तो समानता लाने के लिए ऐसा नहीं है, इसका नाम जैसे समान नागरिक संहिता, समान नागरिक। हाँ, हाँ, इस संदर्भ में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। तो इस संदर्भ में ये है कि जो भी कम्युनिटी, जो भी ग्रुप इसका विरोध कर रहा है, वो ये कहते हैं कि हमारे जो रीति रिवाज हैं उनमें दखलंदाजी होगी, उनको बदल दिया जाएगा या हमें सेकंड क्लास सिटीजन बना देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दरअसल ये शादी विवाह, तलाक, संबंध विच्छेद, कोई गुजारा भत्ता या कंपनसेशन, भरण पोषण, गोद लेना, उत्तराधिकार संपत्ति वगैरह, इन सब चीजों में बदलाव आना है। भी अंग्रेज जब आए तो क्या उन्होंने ये सोचा था क्या कि जो यहाँ के बहुसंख्यक है वो प्रगतिशील हैं, तो उनकी रीति रिवाज और प्रथाएं नहीं थी क्या? एक झटके में उन्होंने उनमें दखलंदाजी दे दी जी, ठीक बात। बेंटिंग ने सती प्रथा बंद कर दी, मान लो। बिल्कुल। और भी शादी की उम्र वाले मामले और भी बहुत इश्यू हैं। और डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड भी लेके आए थे नेहरू के काल में। तो क्या उन्होंने बहुसंख्यकों की चीजें नहीं बदल दी? हिंदू कोड बिल में ऐसा क्या था, कुछ थोड़ा बहुत? उस संपत्ति के उत्तराधिकार के नियम, विवाह की प्रथाएं इत्यादि, जैसे बहु विवाह होते थे, संपत्ति में बेटियों का हिस्सा वगैरह, बहुत सारी चीजें थी, वो उन्होंने दुरुस्त किया। भी ये मान के चलिए कि मानवतावाद की जो लंबी चौड़ी परिधि है उसमें कुप्रथाओं की सीमित परिधि है। उन दोनों को खादमेल करके कुप्रथा की सीमित परिधि में बड़ी मानवतावाद को उनके से समेटेंगे। बिल्कुल। मानवतावाद तो ये कहता है कि सभी लोग इक्वल होने चाहिए। इक्वल होने चाहिए तो समान नागरिक संहिता तो बेसिकली काम ये करेगा, इस भारत में रहने वाले सभी नागरिक, हम समाज के तौर पे नहीं हैं, हम इस देश के नागरिक के तौर पे ट्रीट किए जा रहे हैं। नागरिक के तौर पे हमें किसी का भेदभाव नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। समान नागरिक कानून बने। उनमें भी अगर दिक्कत है तो संविधान का संरक्षण करने वाली एजेंसी न्यायपालिका बैठी है। बिल्कुल बैठी है। हमारे व्यक्ति को तानाशाह नहीं बनने देगी, अनफेयर तरीके से किसी भी बिल को पास नहीं होने देगी, वो उसकी वैधता का परीक्षण करके उसे शून्य घोषित कर देगी। बिल्कुल। हमें वेट एंड वॉच देखना चाहिए कि इनमें जो इश्यूज आ रहे हैं कि इसमें माइनॉरिटी को अलग कर दो, आदिवासियों को अलग कर दो। अरे भाई, कानून आते हैं उनमें बहुत सारे में अपवाद दिए जाते हैं, लेकिन वो लोकलाइज्ड एरिया के लिए। अभी अपने भर्ती परीक्षाओं में देख ली, टीएसपी एरियाज की और नॉन टीएसपी दोनों के लिए अलग अलग रहता है। ठीक बात है, सीटों का आवंटन कुछ इस तरह। टीएसपी एरिया को 8-10 तहसीलें होंगी, 2-3 जिले होंगे, उन्हीं के लिए, सबके लिए नहीं। अगर उसी कम्युनिटी का व्यक्ति अपने हनुमानगढ़ जिले में, तो उस पर वो नियम लागू नहीं होगा। तो आदिवासियों की कोई ट्रेडिशन है, परंपराएं हैं, उनके बारे में सरकार विचार करेगी। सरकार को कन्विंस करो और सरकार जनता को कन्विंस करे। अब लास्ट जो सवाल है मेरा, जिस क्षेत्र से हम बैठे हैं, नौहर, तो आप इस क्षेत्र में इसी एक सवाल में 2 सब सवाल हैं, और हमारे कैमरा की बैटरीज का जिक्र हुआ है अभी कि ये काफ़ी लो जा चुकी है। तो कम शब्दों में आप अगले 5 वर्षों में नौहर को कहाँ देखते हैं, और अगर सुधार के लिए कुछ करना चाहिए तो पूरे विद्यार्थियों को, सभी अभिभावकों को, नौहर के क्षेत्र के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, और अगले 5 वर्ष में आप कहाँ देखते हैं? जिस तरीके से मैं नौहर में देख रहा हूँ कि मेरे ज़माने में एक कॉलेज होता था, 2 यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज हैं, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं। इसका मतलब
एजुकेशन के लिए एक बड़ी एटमॉस्फेयर बन रहा है, बहुत अच्छे अच्छे नामी स्कूल यहाँ हो गए। तो प्रत्येक माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चे को 18-20 साल की उम्र तक पढ़ाए जरूर, क्योंकि अगर उसको पढ़ा दिया, नौकरी के लिए ना पढ़ाया, उसको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए, कोई व्यक्ति उसका बुरा ना कर सके, इतनी समझ पैदा करने के लिए, जीवन जीने योग्य बनने के लिए उसको पढ़ाई करवाई। दूसरी चीज, अपने सपने मत थोपिए उसको। ठीक बात। बच्चा क्या चाहता है ये बढ़िया तरीके से उसको पूछिए। आपको लगता है कि बच्चे में इतना कैलिबर नहीं है तो आप उसको कन्विंस कीजिए। आपको लगता है कैलिबर है तो उसको रोकिए मत। ठीक बात। उस पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। बिल्कुल। सभी लोग आईएएस नहीं बन सकते, सभी टीचर नहीं बन सकते। राजस्थान की 9 करोड़ पॉपुलेशन है और 1% गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, 9 सारे डिपार्टमेंट मिला के। सही बात। 99% लोग भूखे नहीं मर रहे हैं, वो अपने तरीके से कमा के खा रहे हैं। बिल्कुल। आने वाला दौर स्किल डेवलपमेंट का है। खेती पे हमारी निर्भरता कम हो रही है, घाटे वाला सौदा भी बन रहा है कुछ इलाकों में। बिल्कुल मालूम। क्यों ना सरकार भी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए पूरे देश के अंदर, और लोगों की स्किल का इस्तेमाल करके उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए ऐसे इंस्टीट्यूट डेवलप करे जहां लोग अपनी स्किल को निखार सके। बिल्कुल। ताकि बेरोजगारी है वो तभी खत्म होगी जब हर हाथ को काम होगा। हर हाथ को काम बेरोजगारी भत्ते से नहीं होता है, हर हाथ को काम तभी होगा जब उसमें काम करने की ललक, कोई भी काम को नीचा ना मानना, इस प्रकार की इमेज बिल्डअप की जाए। तीसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे बच्चों को अपने पढ़ाई के दौर में कम से कम ध्यान देना चाहिए। इंटरनेट, ये OTT प्लेटफॉर्म, इनसे बचना हमारे दिमाग को खराब करते हैं। हमारी ऊर्जा इस समय अपने चरम पर है, सही बात। उस ऊर्जा को डिक्रीज करते हैं। बिल्कुल। और अभी ये हमारी आइडियोलॉजी है, उसको भ्रष्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात। हमें अभी केवल अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में पढ़ने पढ़ाने पर ध्यान देना। बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं जो लास्ट के जो मेरे इस वक्त के जो मेरे कुछ शब्द हैं वो आपको कहता हूँ मैं, कि अगर आप हमारे इस पॉडकास्ट में अभी तक जमे हुए थे तो समझ लो आपने अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन ये 1 या सवा घंटा हुआ होगा, ये आपने गुजारा है। और आप बिल्कुल बधाई के पात्र हैं कि आपके इधर दिमाग में वो सब कुछ गया है जो बिल्कुल आपके लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक है। अब आप आज से एक विचारों की एक बहुत बड़ी पोटली साथ में लेकर खड़े हुए होंगे, ऐसा मैं मानता हूं और ऐसा मुझे पूरा यकीन है। जो हमारे गुरुदेव ने आपको इस बारे में बताया कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है और जो इनकी प्रेरणादायी कहानी रही, ये हम सब के लिए और ढेरों प्रेरणाएं बनकर आएगी। और नौहर वासियों को, भादरा वासियों को और इस पूरे क्षेत्र को सृष्टि क्लासेस तरफ से आपको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी जीवन में कुछ ऐसे मौके मिले जब हम फिर कभी चर्चा कर पाए, जहां पे हम सिर्फ लोक प्रशासन की बात करें और खूब सारे IAS अधिकारियों की और ब्यूरोक्रेट्स की और नेताओं की बात करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहते हैं लास्ट में, ऐसा कुछ मैं हमारे दर्शकों को? हाँ, एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में प्रत्येक चीज है वो जरूरी होती है, गैर जरूरी कुछ भी नहीं होता। आपके जीवन में काले और उजाले दोनों पक्ष मिलेंगे, तो आपको रुकना नहीं है, चलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, नया सवेरा होगा, अच्छी चीजें आपको मिलती है।